पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो कहा जाता है ना कि इतना ज़्यादा भाईचारा है इंडस्ट्री। बहुत भाईचारा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत सी। नहीं, सलमान खान के साथ बड़े अच्छे टर्म में बीच में थोड़ा सा हुआ था। कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी तो जीवन में थोड़ी बहुत हो ही जाती है। आपको पसंद अमेरिकन सिनेमा, आपकी पसंद अमेरिकन म्यूजिक, तो आप भारत के लिए म्यूजिक कैसे बनाएंगे, भारत के लिए आप फिल्में कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए तो उनको लगता है ना कि वो राइटर ले लेंगे। बना आप रहे हो, आपको वो होना पड़ेगा। एज ए दर्शक मेरा रिएक्शन क्या है, मैं वैसे फिल्म सोचता हूँ। मैं दर्शक के लिए सिनेमा बनाता हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसी खरी खरी सुनाते हैं ना, इसीलिए तो लोगों को आप पसंद नहीं आते होंगे। जब चैलेंजेस आते हैं तो मैं उसको बहुत आनंद से लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। अच्छा, गुस्सा करके क्या कर लूँगा? हाँ। क्या कर लूँगा गुस्सा करके भी? मैं अपने आप का माथा खराब करके खुद का ही बुरा करूँगा। आज भी 45 साल के बाद भी अगर ये लगता है कि मेरा करियर नया शुरू हो रहा है, इससे बड़ी सफलता मेरी क्या हो सकती है? बचपन में बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तेज चलती है आदमी की, पता नहीं मेरा चलता था। द विलेन करके मैंने प्ले लिखा। इंग्लिश प्ले लिख दिया था क्या? टाइटल रखा था द विलेन। लिखा मैंने था, डायरेक्शन मैंने किया था, पर मैं जानता नहीं था डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। मेरी कोई स्ट्रगल नहीं, मैं तो मस्त हो गया, डायरेक्टर बन गया मैं तो। उस फिल्म में कैमरामैन की वो पहली फिल्म, आर्ट डायरेक्टर की पहली फिल्म, साउंड रिकॉर्डिस्ट की पहली फिल्म, हर आदमी की पहली फिल्म थी। पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो मेरी माँ आज है नहीं, पापा भी नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सब ज्वेलरी दे दी। जख्म कुछ नहीं, मेरे को कोई जख्म नहीं है, लेकिन आज आप मन को कुरेद रही हैं तो वो बातें नहीं। फर्स्ट चॉइस गदर फिल्म के लिए क्या सनी देओल ही थे? अगर सनी नहीं था तो पुराने जमाने का धर्मेंद्र हो सकता था। आप देओल परिवार के लिए लकी हैं या देओल परिवार आपके लिए लकी है? देओल मेरा परिवार है और मैं उनका परिवार हूँ। मैं कहाँ से लाऊं? गदर 2 लाने में मुझे 20 साल लग गए। हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी आदमी बुरे हैं, या हमने ये नहीं कहा कि इस्लाम बुरा है, हमने ये नहीं कहा मुसलमान बुरा है, हमने कहा कोई व्यक्ति विशेष बुरा है। वो पाकिस्तान का आम आदमी तो सही है ना, उसको क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमको क्या प्रॉब्लम है उससे? वो तो हमको ज़्यादा प्यार करता है। अब तुम्हारे हवाले वतन मुझे पूरी उम्मीद थी बहुत बड़ी हिट होगी, पर वो मुझसे फंबल हुआ। मेरी पहली पिक्चर थी जो उतना नहीं, जिसमें कामयाबी नहीं मिली, मन खराब हुआ होगा बहुत। और तो लोगों ने बोला कि ये तो पुराने ज़माने के डायरेक्टर हैं, इनका काम ख़त्म हो गया। बदलते हुए देखा फिर आपने बॉलीवुड को, मतलब कहते हैं कि बॉलीवुड में तो बस चढ़ते सूरज को शाहरुख, सलाम होता है। ये सब लोग आ गए स्क्रीन पे, वो 4-5 साल, और मगर वो मेरा जो फंडर था वो फिजल आउट हो गया, वो झूठा निकला। और मेरी ज़िंदगी के 3-4 साल चले गए, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, नुकसान बहुत हो गया था। कि 9 ग्रह से परेशान 10वें ग्रह पे आदमी आता है, वो है जोश। नमस्कार, अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ एबीपी नेटवर्क पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। एक डायलॉग आया था जो राष्ट्रवाद के हिसाब से इस देश का एंथम बन गया। आपको याद होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जी, जब फिल्म के पर्दे पर यह डायलॉग बोला जाता था तो फिर सिनेमा घर तालियों से गड़गड़ा उठता था, और सिर्फ तालियों की गूंज नहीं होती थी, लोगों की आंखों में नमी होती थी, लोगों का सीना फख्र से चौड़ा होता था। ये जादू था उस शख्स का जो मथुरा की गलियों से निकलकर मुंबई के सपने तक पहुंचा था। महज 21 साल की उम्र में श्रद्धांजलि नाम की फिल्म के साथ निर्देशक के तौर पर अपने सफ़र की शुरुआत की। उसके बाद तो हुकूमत, फरिश्ते, तहलका, अनगिनत हिट फिल्में थी, ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। फिर आया साल 2001, फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, और इसी फिल्म ने जो निर्देशक हैं उन्हें सिर्फ निर्देशक नहीं बल्कि एक युग में तब्दील कर दिया। कोई सोच सकता है उस दौर में 10 करोड़ दर्शक थिएटर पहुंच रहे थे ये फिल्म देखने के लिए। इस फिल्म ने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। भारतीय फिल्म इतिहास में मील का पत्थर ये फिल्म बनी। और उसके बाद 2023 गदर 2 आती है, और यही जो फनकार होता है वो साबित करता है कि असली फनकार कभी पुराना नहीं पड़ता। वही एवरग्रीन डायरेक्टर आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। आपने तो
मेरे को एकदम आंखें भर आई मेरी। आपने तो मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। तो ये तो हकीकत है ना, मतलब अनिल जी की जो कहानी है, अनिल जी की जो जर्नी है, जो फिल्मों में कहते हैं ना एक्शन, ड्रामा, रोमांस, लेकिन यहाँ इस कहानी में जुनून है, इस कहानी में सब्र है, इस कहानी में जो देशभक्ति है उसका भी जोरदार जज्बा है। इसीलिए कहानी बहुत ख़ास हो जाती है। और आप ही ज़रा मेरे दर्शक को बताइए कि आखिरकार अनिल शर्मा की इस जर्नी, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपके सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सुन रहे हैं वो, और आपने मुझे बुलाया और मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। और आपने जो कुछ बोला मैं एकदम टच्ड हो गया हूँ पूरी तरह से, और आँखों में नमी सी आ गई है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने जब आप कुछ करते हैं और आपको कुछ कामयाबी मिलती है और लोग उसका ज़िक्र करते हैं, अच्छा है। 40-45 साल का सफ़र हो गया, उसके बाद भी आज ईश्वर ने मुझे यहाँ रखा हुआ है, तो बड़ी ही खुशी हो रही है सुनकर। और सफ़र की जहाँ तक मैं शुरुआत करूँ तो मुझे जाना पड़ेगा मथुरा की गलियों में। 70 के दशक में? 70 के दशक में, हाँ। जब मैं मथुरा में पढ़ता था, मैं छोटा सा बच्चा था। मेरे ग्रैंडफादर बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम था पंडित डालचंद जोशी, और मेरे पापा बॉम्बे में रहते थे। और मैं छोटा सा 12, 13, 10, 11, 12 साल का था, नया नया मैं पढ़ रहा था, 9वीं 10वीं में, साइंस का स्टूडेंट था। और घर में कल्याण आता था। पिता और ग्रैंडफादर मेरे एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से घर में पूरा धार्मिक माहौल था। महाभारत, रामायण, इनकी कथाएं चलती रहती थी। जो भी क्या बोलते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता था। तो ऐसा हो गया था कि मुझे तकरीबन महाभारत और रामायण पूरी तरह से कथा कहानियों के रूप में कंठस्थ हो गई थी। अच्छा। और मेरे ग्रैंडफादर जैसे बच्चे को गाना आता है तो कैसे बोल देते छोटे बच्चे को कि गाना गा के दिखा, हाँ। सुनाओ, ऐसे मुझे बोलते थे। नचिकेता की कथा सुना, कोई बोल देते थे अच्छा भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, राधा कृष्ण की कथाएं सुनाओ, ध्रुव की कथा सुनाओ। और मैं कथा सुनाता था। और बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग बाबा की बैठक में आया करते थे, और मैं एज ए चाइल्ड सुनाया करता था। और मैं जो सुनाता था तो उससे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। और वहाँ कहीं से मुझे कथा कहने का तरीका आया, अनजाने में। मैं नहीं जानता था मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है। वहाँ पे मेरे घर में बहुत सारे फिल्म के लोग मेरे ग्रैंडफादर के पास आते थे। गीता दत्त जी आती थी, और भी बहुत सारे लोग आते थे मथुरा में। और वो इतनी सारी भीड़ लग जाती थी घर में, और मैं सोचता था ये कौन लोग हैं, ये क्यों इनके लिए भीड़ लगती है, क्यों बड़े बड़े लोग, पुलिस के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एमएलए, एमपीज, कमिश्नर, एसपी सब आ रहे हैं मिलने के लिए, ये कौन लोग हैं। मुझे लगता था मुझे यही बनना है, यहीं जाना है, इसी दुनिया में जाना है, क्योंकि वही मुझे लग रहा था कि यही सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। क्योंकि चाहे एमपी हो तो उसके लिए आ रहा है। मथुरा जैसे छोटे शहर में आपको बड़ा आदमी क्या मिलेगा, एमपी दिखेगा, कोई बड़ा व्यापारी होगा, कोई बड़ा कमिश्नर होगा, यही बड़े लोग थे हमारे लिए। उनसे ज़्यादा हमने तो बड़े लोग देखे नहीं थे, हमारी नज़र तो वहीं तक ही थी। हमने कहा था ये सब भी जिन लोगों से मिलने आते हैं, जो भी ये लाइन है, इस लाइन में मुझे जाना है। तो मतलब वो पहला सपना जो देखा आपने मथुरा की गलियों में, फेमस होना है, बड़ा बनना है, बड़ा। अब ये क्या है, और कथा इनडायरेक्टली मेरे को सुनाना हो रहा था, वो तो उसके लिए तो मैं ट्रेंड हो रहा था अनजाने में। हाँ, सही। कि महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, शिव पुराण की कथाएं, दुर्गा की कथाएं, वो सब चलती थी, सुनता था और सुनाता था। तो इनडायरेक्टली मैं ट्रेंड हो रहा था, कोई पर्पस तो था नहीं। कोई 2-4 पंक्तियाँ याद हैं, मतलब जो अभी मुझे कुछ पंक्ति कुछ भी याद नहीं, कथाएं याद हैं। मुझे कुछ श्लोक याद नहीं रहते थे, मुझे दोहे याद नहीं रहते थे। मैं कथाएं सुनाता था, और कथाएं सुनाते सुनाते उसमें साइंस ला देता था। जैसे कुछ सुना दीजिए ना, कुछ करके दिखा दीजिए। अभी अब जैसे कोई भी कथा, अब ध्रुव की कथा सुनाऊं तो ध्रुव की कथा सुना दूंगा, नचिकेता की सुनाओ, नचिकेता, कुछ भी सुना, बालकृष्ण की जो भी आपको भी आ रहा है ध्यान। अभी मैं क्या कह देता, जैसे जब मैंने पहली फिल्म बनाई श्रद्धांजलि, तो उसकी कथा का जन्म वही मथुरा में हुआ था। अच्छा। कैसे, मैं नहीं जानता था, अनजाने में मुझे लोग बोलते थे कि भाई
सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई। मैं सत्यवान सावित्री की कथा सुनाता था। अब सत्यवान सावित्री की कथा सुनाने में क्योंकि मैं साइंस का लॉजिक भी लगाता था, तो मैं कहता था कि भाई वो यमराज के पीछे सावित्री गई, एक कदम गई, दो कदम गई, एक द्वार गई, दो द्वार गई, सातवें द्वार तक पहुंच गई सावित्री, और उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और बाद में यमराज ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम सदा सुहागन रहो और बच्चों की माँ बनो। तो बोले इतने बच्चों की माँ कैसे बनूंगी, पति तो तुम मेरा ले जा रही हो। तो उनको देना पड़ा, तो यमराज को सत्यवान को वापस देना पड़ा। तो मैंने कहा आज के दौर में ये सत्यवान कैसे वापस, आज तो आ नहीं सकता, ये कहानी तो इलॉजिकल है। आज के दौर में कैसे होगा? आज के दौर में ये होगा कि पति मर जाए और पति की यादों को जिंदा रखे, तो वो सावित्री है। तो ऐसे मैं कथा कह देता था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उस कथा को आज के परिवेश में कह देता था मैं। तो श्रद्धांजलि क्या, यही कहानी तो है कि सावित्री का पति मर गया, पति को तो वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अपने पति की काम और नाम को, यादों को जिंदा कर सकती, उसके सपने को जिंदा रख सकती थी। तो यही श्रद्धांजलि थी, यही उसकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो ऐसे मेरे मन में कथाएं बन जाती थी, पौराणिक कथाओं को लेके। उन कथाओं को आज के समावेश में मैं ढालता था, मेरा बचपन का लॉजिक मन। कण कण में भगवान की बात कहते थे, तो मैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर देता था कि हर पत्थर है, पत्थर तो बेजान है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन स्थिर है, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो ये मूवमेंट क्या हो रहा है? मूवमेंट मतलब लाइफ है ना, पत्थर के अंदर भी लाइफ है, तो कण कण में भगवान है। और वो एटम बम ही इतना बड़ा ब्लास्ट कर देता है, तो वो क्या है? वही सुदर्शन चक्र है कि ब्लास्ट कर देगा सारी दुनिया को। नहीं तो इतनी लॉजिकल थिंकिंग, साइंस के स्टूडेंट रहे क्या? मैं साइंस का स्टूडेंट था, और नई नई साइंस शुरू हुई थी मेरी 9वीं में। यूपी में क्या था, यूपी में 9th से साइंस शुरू होती थी। अच्छा। 9th से तो मैं 9th 10th की बात थी, तो वो साइंस दिमाग में घुस रही थी। और मेरे को मन में कई दफ़े लगता था मैं बहुत सारे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ, बहुत सारी चीज़ें, बायोलॉजी भी मैं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें करते करते वो मेरा लॉजिकल मन वो कहानियाँ कहना शुरू कर देता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो ये चीज़ें मेरे कभी काम आएंगी। उस वक्त मैं जानता ही नहीं था फिल्म लाइन क्या होती है। मैं जानते, उसके बाद तो मेरे ग्रैंडफादर रहे नहीं। अच्छा। तो फिर 12th के बाद मैं बॉम्बे आ गया, 74-75 में बॉम्बे अपने पिताजी के पास आ गया। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के पास मेरे पापा ने, मैं सबसे बड़ा बेटा था, ग्रैंडफादर के पास रख दिया था मुझे। अच्छा। ताकि भाई मैं बाबा के पास एक बेटा रहे, सेवा करे, और ये वो। बाकी मेरे सब भाई बहन बॉम्बे आ गए थे, तो मैं रहता था, वो मेरे जीवन के सबसे सुंदर। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंचा। तो जब बॉम्बे पहुंचा तो यहाँ पे देखा तो सब अंग्रेज़ी में ही बात करते थे। बॉम्बे आता जाता था छुट्टियों में, इतना मेरा नहीं था। छुट्टियों में आए, फिल्में देखी, ये किया वो किया। बॉम्बे उतरा तो देखा सिर्फ राजेश खन्ना के होर्डिंग थे। ऐसा लगा दुनिया नहीं, राजेश खन्ना का शहर है, ऐसा लगता था। तो यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद सब अंग्रेज़ी में बात है। अभी मेरे को तो इतनी अंग्रेज़ी आती नहीं थी। नहीं तो आप मथुरा में थे तो आप किसके फैन थे? मुंबई राजेश खन्ना। आप भी मथुरा में भी आप राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, यही सबके फैन थे। उन्हीं की सबकी पिक्चरें चलती थी उन दिनों। देवानंद, यही सबके फैन थे। जॉनी मेरा नाम आई थी, ये वो सब पिक्चरें थी। तो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो राजेश खन्ना का जो कपड़ा पहनता था, पीला कपड़ा, पीली पैंट, नीला कपड़ा, नीली पैंट, नीला ऊपर का, वो मेरे ग्रैंडफादर ने एक टेलर मास्टर फिट कर दिया था मेरे लिए। एक कपड़े का दुकानदार, कि जो बनता था उससे मैं वो जोड़ी कपड़ा बनाता। फिल्म रिलीज हुई, दूसरे दिन वो कपड़ा मुझे बनाना है, ऐसा मेरा हूबहू कॉपी वो बना भी देते थे। ये राजेश खन्ना का स्टाइल है, बना दो, बना भी देते थे। कुर्ता जीन्स उसकी सब चलती थी। तो पहुँचे, ऐसा लगा राजेश खन्ना, सिर्फ बॉम्बे नहीं लग रही थी, सिर्फ राजेश खन्ना का शहर लग रहा था। और मैं यहाँ आया तो अब मैंने कहा यार सब लोगों से दोस्ती करनी है। अपने खार में रहते थे, खार में तो पूरे बहुत ज़्यादा खार का माहौल कैसा होगा, खार बांद्रा का माहौल पूरा टिपिकल इंग्लिश था। वो भी हम रहते थे पाली हिल पे, पाली अम्बेडकर। अब सोचो क्या हाल होगा वहाँ का। अब मुझे तो मेरी आदत थी दोस्तों में रहने की। अब मैं तो अंग्रेज़ी नहीं आए मुझे उतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत 2-4 अंग्रेज़ी भाई बहनों को तो आती थी, बॉम्बे में पढ़ रहे थे, मेरे को नहीं आती थी। मुझे तो सबको प्रभावित करना था। तो मैंने सोचा कि चलो एक प्ले करते हैं। अब आपको यहाँ से मेरा बीज जो पड़ा, अच्छा, प्ले पढ़ते हैं, प्ले करते हैं। अब मैंने एक प्ले लिखा सब लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को। तो वो भी कथा से प्रेरणा लेकर लिखा? नहीं, वो एक ऐसी द विलेन करके कथा लिखा। मुझे लगा यार फिल्मों में विलेन इतना ताकतवर होता है और साला हीरो इतना कमज़ोर होता है, विलेन को मार देता है। मैं थोड़ा सा बचपन का मन थोड़ा रिबेल होता है हमेशा। सही।
तो मैं द विलेन करके मैंने प्ले लिखा कि विलेन बहुत बहुत ताकतवर है कि मजबूरी में हीरो से पिटना पड़ता है। इंग्लिश प्ले लिख दिया था क्या? नहीं, हिंदी प्ले रखा था, टाइटल रखा था द विलेन। मार्केटिंग थी ना द विलेन। नाम अंग्रेजी, बहुत बढ़िया। तो विलेन, अब विलेन गुस्सा खा जाता है, पीट देता है हीरो को, ऐसा प्ले में कॉमेडी थी पूरी। तो मैंने उसमें कैरेक्टर भी किया। तो अब क्या हुआ, जब मैंने प्ले किया वहाँ के सबके, न्यू गौतम बिल्डिंग में हम रहते थे, आसपास के सारी बिल्डिंग के लड़के लड़कियों को सबको मिला के प्ले किया। और उस प्ले में पापा के पहचान के बहुत सारे लोग थे, नरेंद्र शर्मा जी थे, केशव मुखर्जी थे, बहुत सारे लोग आए। और 4-4.5 घंटे का प्रोग्राम था। लोग, उन्होंने 4-4.5 वैरायटी प्रोग्राम था, पूरा प्रोग्राम देखा, मेरा प्ले भी देखा। तो प्ले में एक अनाउंसर था, उस अनाउंसर ने मुझसे पूछा कि भाई इसका डायरेक्टर कौन है। अच्छा। अब मुझे मालूम नहीं डायरेक्टर क्या होता है। लिखा मैंने था, डायरेक्शन मैंने किया था, पर मैं जानता नहीं था डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि डायरेक्टर कौन है। तो उस प्ले में डायरेक्टर कैरेक्टर एक्टर एक प्ले कर रहा था जो डायरेक्टर कैरेक्टर था। ओके ओके। क्योंकि हीरो भी था, विलेन भी हीरो प्ले कर रहा था, हीरो का कैरेक्टर, विलेन उसमें हीरो था, पर मैं हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, एक कोई चमचाक प्ले कर रहा था, ऐसा सारे कैरेक्टर्स थे। तो मैंने उसका नाम बोल दिया कि वो डायरेक्टर है। तो बाद में वो अनाउंसर ने मुझे बोला, जब प्ले खत्म हो गया, प्ले हिट हो गया, प्ले में बड़ी तालियां पड़ी, सब कुछ हुआ, बहुत लोग हंसे, तो बोले यार तुमने इतना बढ़िया प्ले लिखा, इतना बढ़िया प्ले तुमने डायरेक्ट किया, पर तुमने उस डायरेक्टर का नाम क्यों लिया? तो बोले वही तो डायरेक्टर प्ले कर रहा है। तो बोले नहीं, पर डायरेक्ट तो तुमने किया था। मैंने कहा डायरेक्शन होता क्या है ये तो बताओ मुझे। मैंने कहा डायरेक्ट, उसने मुझे बताया डायरेक्शन वही होता है जो आपने इतने दिनों, वो मेरी रिहर्सलों में भी आता था। जो तुम रिहर्सल कर रहे थे, इसको यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, तुमने जो सबको समझाया, इसको डायरेक्शन कहते हैं। मैंने कहा इसको डायरेक्शन कहते हैं, ये तो मैं बचपन से करता हूँ, गली मोहल्ले में यही तो खेलते रहता। भगत सिंह की पिक्चर देख के आया तो भगत सिंह का ड्रामा किया, राधा कृष्ण का किया, तो बचपन से ये, मैं तो बचपन से यही कर रहा हूँ कि सब गली मोहल्ले के लोगों को लेके एक अपना नाटक कर देता हूँ। अच्छा, ये डायरेक्शन होता है, ये तो काम मुझे बचपन से आता है, 5 साल 7 साल की उम्र से आता है। तो उस दिन मुझे पता लगा कि डायरेक्शन ये होता क्या है। बताइए, उससे पहले डायरेक्शन ही नहीं पता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, इतना सिंपल सीधा था मैं। फिर मैंने सोचा यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, ये काम हम करेंगे, और प्ले लिखे, और चीज़ें लिखी, और हुआ। फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने एक दफ़े मेरा प्ले पढ़ा और बोले यार तुमने तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली है। अच्छा। तो मैंने कहा स्क्रिप्ट क्या होती है सर? अच्छा। सही। पढ़ रहा था, यहाँ बीएससी में एडमिशन ले लिया था मैंने, वहीं मुंबई में, बॉम्बे में। तो वो क्या होती, तो बोले, उन्होंने बताया ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता है, ओके ओके। तो फिर वहाँ से मेरे अंदर आया और मैंने सोचा नहीं अब मुझे फिल्म लाइन में ही जाना है। तो एंट्री कैसे मिली फिल्म लाइन के? फिर मुझे मेरे पापा बी.आर. चोपड़ा साहब को जानते थे। अच्छा। उनके साथ कोई फिल्म का भी प्लान कर रहे थे, उनको कहानी नहीं मिल रही थी। अच्छा। और मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाई, मैंने थोड़ा सा, बचपन में क्या होता है, बचपन में बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तेज़ चलती है आदमी की, थोड़ा दिमाग पता नहीं मेरा चलता था, कैसे चलता था पता नहीं। तो मैं सोच रहा था, स्टडी करता था। तो मैंने कहा मुझे कैरियर बनाना है। अभी मैं 17 साल का था, कैरियर बनाना है, कैरियर कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है और आपके लोगों को सुनने के बहुत काम आएगा शायद मेरा ये अनुभव, कि कैरियर बनेगा कैसे। मुझे तो जहाँ कोई जानता नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं, हमारे पास होते हैं। एक्टर, यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ, हीरो में बनूंगा नहीं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, इतने बड़े बड़े हीरो हैं, वहाँ मेरी क्या औकात, कोई औकात ही नहीं है। खुद ही अपने आप को आपने और मतलब ये आकलन किया, मैं उसके तो लायक ही नहीं हूँ। बन भी गया तो भी एवरेज बनूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे नहीं आ सकता। पर मुझे जो भी करना है पहले 10 नंबरों में आना है। ये मेरा डिसीज़न है मेरे मन में, जहाँ जो भी लाइन लेनी है उस लाइन में 10 नंबरों में मुझे रहना है। ये मेरे मन ने डिसीज़न लिया। तो मैं किस चीज़ के लायक हूँ, तो फिर मैंने स्टडी किया। यार मैं बचपन से कहानियाँ जानता हूँ, लिखता हूँ, पोट्रीज लिखता हूँ, कुड़ी देखता हूँ, 2 मिनट में कविता आ जाती है, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, सब ऐसा हो जाता है। कविताएँ, कहानियाँ सब बनती रहती हैं, महाभारत, रामायण सब याद है, और नाटक बचपन से करता रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए, राइटर बनना चाहिए। ओके। मुझे लगा ये लाइन मेरे लिए एकदम राइट है, इस लाइन में मैं कुछ कर सकता हूँ।
यही लाइन मुझे सफलता दे सकती है और कोई चीज़ सफलता नहीं देगी। और मेरा मन, मैंने सोचा, उन दिनों बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। उन दिनों हम घर में, माँ मुझे भेजती थी कि ये दुकानदार से ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। मैं हमेशा सोचता था यार मैं क्यों सामान लेने जाऊँ, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती दुकानदार घर में सामान दे जाए। अच्छा। तो कुछ स्विगी जैसी चीज़ भी दिमाग में आती थी, यार ऐसा कुछ कारोबार करूँ कि घरों में सब डिलीवरी दूँ। तो उसकी भी पूरी योजना बनाई। अभी पता नहीं है, पर बोले यार ये काम मेरे से नहीं होगा यार, ये घरों में डिलीवरी देना, ये करना, वो करना, ये काम मुझे लगा बहुत ज़बरदस्त है। ये बात कर रहा हूँ मैं 77-78 की। सोचिए क्या बात है, उस जमाने में इतना विजन। मैं सोच रहा हूँ ये काम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे से होगा नहीं यार, ये मुझसे नहीं है, ये मैं 2-4 दिन करूँगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बहुत है लेकिन इसमें कमाई बहुत है, चीज़ें बहुत हैं। बॉम्बे के बाहर से सामान खरीद के मंगवाओ, यहाँ रखो, ये गोदाम लो, सबको सामान आप डिलीवरी करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। पूरा बिजनेस प्लान था आपके दिमाग मेरे दिमाग में था। मेरा सबसे पहला बिजनेस प्लान ये था। सेकंड बिजनेस प्लान था यार मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अच्छा। अचानक। अच्छा। फिर पायलट बनने के गया, फिर मैं पता लगा यार पायलट हो तो नौकरी नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं मिल रही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऐसे सब चीज़ें चलती थी दिमाग में। फिर लगा नहीं, मुझे तो फिल्म लाइन में ही जाना है और फिल्म लाइन में मैं यही कर सकता हूँ। मेरी पढ़ाई के दौरान चल रहा है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, ये सब चल रहा है दिमाग में। तो डिसीज़न ले लिया मन में। और ऊपर से नरेंद्र शर्मा जी ने मेरी स्क्रिप्ट वगैरह देखी तो मेरे फादर को बोला कि इसको इस फिल्म लाइन में ही भेजो, क्रिएटिव है बच्चा, भेज दो फिल्म इसको लाइन। इस लाइन भेजो। इसने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि एग्जैक्ट 3 आवर की फिल्म है और राइट, एकदम राइट पर्सपेक्टिव है पिक्चर का। ये फिल्म स्क्रिप्ट इसकी नेचुरल है लिखना। मैं जबकि जानता भी नहीं स्क्रिप्ट क्या होती है, मैंने कभी स्क्रिप्ट कभी लाइफ में पढ़ी नहीं थी। सिर्फ सिनेमा खूब देखता था, फिल्मों का बड़ा शौकीन था। फिल्में देखनी है, रोज़ फिल्म देखनी है। 9 बजे का शो, कॉलेज जा रहा हूँ, 9 बजे का शो से 9 से 11 का शो देखा, उसके बाद कॉलेज गया, ऐसा सब मेरा चलता रहता था। तो अब मैंने कहा अब क्या करना है, तो मैंने कहा कि B.R. चोपड़ा साहब को जानते थे और एक महेंद्र सरल जी हुआ करते थे, वो थे असिस्टेंट एडिटर थे माधुरी एक मैगजीन आया करती थी। अच्छा जी। वो घर में बहुत आते थे। अच्छा। तो घर में हमारे फिल्म के लोग बहुत आते थे, पापा एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैंने उनको बोला आप मेरे को किसको मिला सकते हो, तो मैं दिमाग में इनका ये 2 लोगों से मिलना चाहता हूँ। 2 लोगों का जिक्र बहुत करते थे, B.R. चोपड़ा साहब का भी और मनोज जी का। मनोज जी की यहाँ एक फिल्म बन रही है क्रांति। अच्छा। बहुत, अब मेरी ये कैलकुलेशन चल रही है, क्रांति में दिलीप कुमार हैं, ये वो है यार, दिलीप कुमार के साथ काम करूँगा, मनोज कुमार की फिल्में पसंद है, बहुत बढ़िया होगा। दूसरे हैं B.R. चोपड़ा साहब, और B.R. चोपड़ा साहब के साथ करूँगा। उनके यहाँ पति पत्नी वो शुरू हो रही है, बर्निंग ट्रेन शुरू हो रही है, इंसाफ का, ऐसा 2-3 पिक्चरों का उनका था। वहाँ करूँगा। बर्निंग ट्रेन में फॉरेन टेक्नीशियंस आ रहे हैं, पॉल एंड जेरी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं उसके टावरिंग इन्फर्नो के, सब अखबारों में न्यूज़ आती थी, उनके साथ बहुत सीखूँगा। आपने पूरी रिसर्च कर ली थी? पूरी रिसर्च की, पूरी रिसर्च कर ली मैंने। तो मैंने कहा आप उनको मिला सकते हो मेरे को, क्या करना है, कहानी सुनानी है, कहानी नहीं है मेरे पास। अच्छा, कहानी है नहीं, तो वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो नरेंद्र जी पसंद कर रहे थे, वो अलग थी। वो एक तो मैंने द पार्टी फिल्म का एक प्ले बना लिया था। ओके। वो प्ले बना ली, द पार्टी को एज इट इज़ करके मैंने प्ले बुरे फंसे करके बनाया था। अच्छा जी। वो तो ऐसे ही बनाया था, वो मैं फिल्म के लिए नहीं सोच रहा। तो बोले ठीक है, वहाँ दोनों में से उन्होंने मेरी, और मैंने कहा अगर चोपड़ा साहब के यहाँ हो जाए तो 1 महीने में 2-3 साल में 2-3 फिल्में हो जाएंगी, मेरा अनुभव बहुत हो जाएगा। तो मैं चोपड़ा साहब का, उन्होंने मेरा टाइम ले लिया। पापा को जानते थे, बोले शर्मा जी का बेटा है। चोपड़ा साहब क्या थे, यंग बच्चों को बहुत एनकरेज करते थे। अच्छा। उन्होंने बोला 17-18 साल का कोई बच्चा है, कोई कहानी सुनाना चाहता है, उन्होंने बोला भेज, 6:30 बजे भेज देना और 15 मिनट में कहानी सुना दे। 6:45 बजे वो ऑफिस छोड़ देते थे। अच्छा। चोपड़ा साहब। मैंने सोचा कि कहानी बनानी, अब मैं सोचूं अब क्या कहानी सुनाऊं। तो चोपड़ा साहब की सारी फिल्में मेरी देखी हुई थी, मैंने सारी फिल्में दिमाग में घुमाई, ऐसा करके उन्हीं की फिल्मों को जोड़ तोड़ के एक कहानी बना दी। मैंने कहा वो उनको बिल्कुल पसंद आएगी क्योंकि उन्हीं का इंटरेस्ट है। तो माइंड साला कितना कमीना है, कितने शातिर अनिल जी, कितना कमीना है माइंड कि कैरियर बनाना था, उसके बाद चातुरता खत्म हो गई। कितना दिमाग चल रहा है। तो मैंने कहा उनको वो पसंद आई और मैंने कहानी बनाई।
अब मैंने सोचा कहानी इनको सुनाऊं कैसे। ठीक है। इनका उनमें नंबर 1 राइटर है सलीम जावेद, जिनका मैं सबसे बड़ा फ़ैन था। मैं मार्केट में गया, मतलब फेयर डील वेयर बहुत 2-4 रेस्टोरेंट में या स्ट्रगल लड़कों से मिला, और मैंने कहा सलीम जावेद कहानी सुनाते कैसे। उन्होंने एक पैटर्न सुनाया सलीम जावेद का। अब जो स्ट्रगलरों के पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। तो क्या क्या बताया था उन्होंने, कैसे सुनाते उन्होंने हैं बताया कि जावेद? सलीम जावेद साहब पहले एक लाइन में कहानी सुनाता है, अच्छा। उसके बाद करेक्टर्स बताते हैं ये करेक्टर्स क्यों हैं। अच्छा। फिर मैंने शेक्सपियर वगैरह के और कालिदास के बहुत कहानियाँ, मैं पढ़ता बहुत था ना, गुलशन नंदा ये वो, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ था। तो मैंने कहा यार शेक्सपियर के उसमें सब हर करेक्टर का रीज़न नाम लिखा होता है, उनका करेक्टर लिखा होता है, ये वो सब, वो तो मैंने वहाँ शेक्सपियर और कालिदास से लिया। सही। ये क्या करते थे कि एक लाइन में कहानी सुनाते थे और 5 मिनट में कहानी सुनाते थे, पहले एक लाइन फिर 5 मिनट और फिर ये सब ऐसे। तो मैंने सारी चीज़ें सुन ली। अब मैंने अपना माइंड बनाया, मैं चोपड़ा साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैंने एक कहानी बनाई तुम्हारे लिए करके, और उसका एक लाइन में मैंने वो देखो कितने नाम भी याद है आपको, तुम्हारे लिए नाम? और मैंने कहा एक लाइन में कहानी क्या है, जो ज़िंदगी तुम्हारे लिए जी जाए वही प्यार है। ये कहानी कमाल कहानी थी। मुझे बताइए, आप मुझे कहानी सुना रहे हैं या सही में आपको याद है ये सब? पूरा याद है। तुम्हारे लिए, जो जिंदगी तुम्हारे लिए जी बिल्कुल, जाए कैसे वही भूल जिंदगी सकता है पहली कहानी सुनाई हुई किसी ओके को। ओके ठीक है। कैसे भूल सकता है। तो मैंने गया, मैंने कहा सर एक लाइन में सुनाऊं? बोले एक लाइन में सुनाओ। मैंने कहा टाइटल है तुम्हारे लिए, हाँ। और जो ज़िंदगी आपके लिए जी जाए वो तुम्हारे लिए जी जाए वही प्यार है। क्या बात है, क्या बात है। एकदम कहानी दिल को छू गई उनके फौरन। और अच्छी है कहानी। हाँ। बोले डिटेल में सुनो। हाँ। मैंने कहा सर हीरो ये है, हीरो का ये किरदार ये है, दूसरा हीरो ये है, तीसरा हीरोइन ये है, सब 5 किरदारों के नाम बताए, लोकेशन ये है कश्मीर, बॉम्बे, दिल्ली, ये वो सब। मैंने कहा दिल्ली भी इनको पसंद है, कश्मीर भी इनको पसंद है, वो सारी चीज़ें करके मैंने सुना दी। कहा सारी उनकी पसंदीदा लोकेशंस डाल के पूरा मसाला उनकी पूरा पसंद का। उनका डाल दिया। अच्छा, इरादा मेरा कहानी बेचने का था ही नहीं, पहले सुन लीजिए, मेरा इंटेंशन कुछ और था, वो आपको बताऊंगा। तो मैं गया, मेरे को टाइम मिलना चाहिए था, टाइम दे दिया। अब उन्होंने सब बिलीव मैंने उनको कहानी सुनाई। 6:30 बजे 7:45 बजे चले जाने वाला आदमी 10:30 बजे तक बैठा रहा मेरे साथ, और 8 लोग बैठे थे, मनमोहन कृष्णा, नाना पालसीकर, कुछ दिल्ली के 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर, 10 लोग बैठे थे। 10:30 बजे तक मैंने मजमा जलाई, 4 घंटा कहानी सुनाया, बनाता गया, सुनाता गया, बनाता गया, और हंस हंस के लोटपोट हो गए। कायल कर लिया आपने। हंस हंस के लोटपोट हो गए। मेरे को कोई आज 4 घंटा कहानी नहीं सुना सकता। 4 घंटा कहानी, 10:30। चोपड़ा जी बोले बहुत बढ़िया कहानी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरा करेक्शंस भी करते गए बीच बीच में, सब कुछ करते गए, और मुझे बोले बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर कहानी तो है नहीं, बकवास है। ऐसे आप ही की, हाँ मैं बेवकूफ़ था। आप बोल रहे शातिर नहीं, बेवकूफ़ था। बोले सर ईमानदार ज़्यादा था, आप ही की ईमानदार बहुत था, जो सत्य है मुँह जुमा पर झूठा बोल नहीं सकता था। माता पिता ने ईमानदारी सिखाई थी, सत्य सिखाया था सिर्फ। मैंने कहा सर आप ही की फिल्मों को तोड़ के आपको सुनाया है, आप ही की बातों को तोड़ के आपको सुनाया है। मेरा पर्पस आपको कहानी देना था ही नहीं, मेरा पर्पस सिर्फ इतना था, मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता। ओके, तो बहुत इम्प्रेसिव होंगे आपसे। एकदम चोपड़ा साहब शॉक्ड हो गए। ठीक है, ओके। मेरी पिक्चर शुरू हो रही है, पति पत्नी रो, आ जाओ। दूसरे दिन मथुरा से कुछ पेड़े आए थे, मैं लेके गया, 8-10 लोग बैठे थे, उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैंने उन दिनों रेडियो प्रोग्राम लिखना शुरू किया था अमीन सयानी के यहाँ। अच्छा जी। तो वो बिना का गीत माला वाला, वो उनका वो प्रोग्राम बनाया करते थे, कहानियाँ, एक प्रोग्राम बनाते थे जिसमें 7 गाने हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, ऐसा एक प्रोग्राम उनकी स्क्रिप्ट में लिखता था। ठीक है। वो वहाँ तो मतलब साइड बाय साइड रेडियो के लिए कुछ स्क्रिप्टिंग रेडियो के लिए इस करता तरीके था। के पहला काम 200 रुपया मुझे वहीं से ही मिला था। अच्छा। वो ख़त्म ही नहीं होता था समझे। तो 200 रुपये का पहला चेक वहाँ से मिला उस था। ज़माने में 200 रुपये तो बड़ी बात वहाँ से मिला था मुझे। तो मैं करता था, तो मैं ऐसे करके चोपड़ा साहब के, अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होता, अकल वाला होता, आपने कहा ना शातिर, अकल वाला होता, तो मैं उस दिन कहानी बेच देता, राइटर बन जाता। बात तो सही है, लेकिन सर फिर ऐसे, मतलब जो मैंने पहले कहा कि एक युग बन गए, फिर ऐसे निर्देशक तो क्या था, मेरा लालच था ही नहीं कहानी बेचना, मुझे को राइटर बनना ही नहीं था। नहीं बनना था, क्लियर था, डायरेक्टर ही बनना है। डायरेक्टर बनना था। राइटिंग एक वो काम था जो मैं करने नहीं चाहता हूँ, लेकिन करना पड़ा। मैंने 5-6 फिल्में खुद ही लिखी, क्योंकि आज तक मैं खुद ही लिखता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई राइटर रहता है, पर ज़्यादातर खुद ही लिखता हूँ। तो वो बहुत दिमाग, बहुत
माइंड ख़राब कर देता है, बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, तो अनिल जी कहाँ तो मतलब वो छोटे छोटे नाटक जो आप पहले मथुरा की गलियों में करते थे, उसके बाद यहाँ खार में आकर आपने द विलन प्ले किया और फिर सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर, तो अब ये जो लंबी छलांग थी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर क्या सीखा, मतलब कैसा था वो अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव था। अभी आपको किस्सा सुनाता हूँ, कितना ये मुझे लगता नहीं मैंने कभी किसी को सुनाया। इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। और मुझे कुछ लगता है, मुझे सब एक्टर, मुझे ऐसा लगता था एक्टर सब हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम फिल्मों के ज़रिए वो हमारे मित्र थे, फिल्मों के पर्दे पर हमारे मित्र थे, तो हमें कोई लगता ही नहीं। अब मुझे जब इतना इनोसेंस था कि कोई लगता ही नहीं था कोई बड़ा आदमी। हाँ, मतलब वही मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा स्टार है तो कुछ झिझक सी नहीं होती? कोई झिझक नहीं थी, सब लगता सब अपने हैं। अच्छा। और फिल्म वाले ऐसा लगता है सब साले बेवकूफ़ हैं, ऐसा लगता है ये सब क्या फॉर्मल करते रहते हैं। हमको इनसे, जैसे आज के बच्चों को हमारे बारे में लगता होगा कि हम गधे हैं, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा, वो हमारी फिल्मों को देख के 100 ट्रोल करते हैं, 100 क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम हमारे मन में भी करते थे। तो हमारी शूटिंग हो रही थी संजीव खार में, जू पे एक बंगले में शूटिंग थी। तो संजीव कुमार साहब मेरे घर के पास ही रहते थे, पति पत्नी वो। तो संजीव कुमार साहब का पहला दिन पैकअप हुआ संजीव कुमार साहब के साथ, तो मुलाकात हुई। तो मैंने कहा सर मैं आपको वहीं रहता हूँ खार में। अच्छा वहीं रहते हो संजीव कुमार। तो पैकअप हुआ, तो पैकअप होने के बाद तो ऐसे ही मेरे को संजीव कुमार आँख मिल गई। मैंने कहा सर मुझे घर छोड़ दीजिए ना, आपके घर के बगल में ही तो रह रहा हूँ मैं। संजीव कुमार मेरे को ऐसे देख रहा है, बोले ये क्या बोल रहा है। ऐसा उसको लगा मुझे घर छोड़ दिया। अरे ऐसी, अरे तुम जा ही रहे हो, छोड़ देना घर में। सीरियसली आपने बोल दिया? बोल दिया संजीव कुमार ने। मैं बोला तो संजीव कुमार थोड़ा मेकअप को उतारा, थोड़ी देर अपने बॉय को बोला बुला उसको। अच्छा, बुला लिया और मुझे छोड़ा भी घर पे। क्या बात है। फिर बाद में मेरे को लड़का सिस्टर ने बोला तू पागल हो गया है क्या? ऐसे हीरो को कोई बोलता है? बल्कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लेक्स में लेके आए, धीरे धीरे इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में लाती है आपको। यार वो हीरो है, तुम कौन क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था क्या बात, किसमें बोल दिया तो क्या बोल दिया। वो भी हमारा हीरो है यार, हम उसकी पिक्चरों को देखते हैं, हंसते हैं, हमारा तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हमारा पर्दे से एक्टरों से बहुत कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए आज जब मैं कहीं जाता हूँ, लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हूँ, दिल से देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, और यही मैं उत्कर्ष को भी समझाता हूँ कि कोई भी मिले गले लग के फ़ोटो दो सबको, क्योंकि वो तुमको अपना समझ रहे हैं, अपने परिवार से ज़्यादा वो तुमको अपना समझते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ऐसी थी कि हमको लगता था हमारे ही है, किसी और के थोड़े ही हैं। हम इनको तालियां बजाते, इतना हम इनसे एसोसिएटेड है। तो कोई स्टार, कोई हीरो या हीरोइन जिसके साथ एहसास हुआ हो, जिसने एहसास कराया कि नहीं भाई फासले से हम स्टार हैं और आप जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई ऐसा भी अनुभव हुआ होगा? नहीं, ऐसा मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने ही थोड़ा सा फासला बनाना शुरू किया। मुझे समझ आना शुरू। धीरे धीरे जब इंडस्ट्री आपको समझ आती है तो आपको बड़ा छोटा समझ आता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो उसके दौरान ही, पर फिर भी वो नेचर आपका नहीं बदलता। फिर भी बर्निंग ट्रेन आई, 40 कलाकार थे, फिर भी मेरा रिश्ता लोगों से बहुत कैजुअली रहा। और लेकिन धीरे 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 एक डिस्टेंस तो आना शुरू होता ही है। और डिस्टेंस तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप डायरेक्टर बनते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं, स्टेक्स खड़े हो जाते हैं। सही। फिर मर्यादाएं आ जाती हैं। फिर दूसरी, फिर आप उतना ओपनली बोल नहीं पाते। बचपन में जब असिस्टेंट है, आपके पास कोई स्टेक नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका उनका लगाव। आपने देखा ही नहीं उसके अलावा कोई दूसरा उनका वो हिस्सा, और ना आपका कोई स्टेक है। पर वक्त के साथ धीरे 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 डिस्टेंसेस आते हैं, चीज़ें आती हैं, मर्यादाएं आती हैं, और ऊपर बड़ा छोटा आना शुरू हो जाता है। अनिल जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का फ़ायदा क्या मिला? काम सीखा। अच्छा, काम सीखा। मेरे पिता ने मुझे बोला था तुम लर्निंग। उस समय तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी मतलब मेरे ख्याल से 35-40 साल के होते होंगे, और आप एकदम बच्चे से थे, तो मतलब आपको कहाँ ही वहाँ पे गिनती में हो रही? 40, मैं 18वां असिस्टेंट था बर्निंग ट्रेन में। तो वही तो फिर क्या सीख रहे थे? नहीं, मैंने क्या किया था, मैंने जो किया ये भी आपको बता रहा हूँ। मैं जब असिस्टेंट बना तो मैं असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन गया। मुझे काम सीखना था। मैं जानता था 18 असिस्टेंट हैं, मैं देखता था कि किसी को काम में इंटरेस्ट नहीं है, सबको सैलरी में इंटरेस्ट था। और क्योंकि 5 असिस्टेंट से ज़्यादा किसी असिस्टेंट को सैलरी मिलती थी, हमको कन्वेंस का 5 रुपया रोज़ मिलता था, सैलरी नहीं मिलती थी। अच्छा। क्योंकि 18 असिस्टेंट को कौन, मैं भी नहीं दे, कोई भी नहीं दे सकता। सही बात है। 5-6 असिस्टेंट को ही पैसे देंगे, सब तो इंटर्न है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे चीफ असिस्टेंट थे, जो मेरे बॉसेस थे, उनका असिस्टेंट बन गया। उनके काम में लेके करने लगा, वो आराम से रहने लगे। अब क्या था कि बर्निंग ट्रेन में 40 एक्टर थे। 40, उन दिनों कोई टाइप तो होता नहीं था, टाइपराइटर भी नहीं होता था, ना कोई कंप्यूटर था। तो 40 एक्टरों को
40 सीनों की कॉपियाँ जानी है, हर एक्टर को सीन की कॉपी जानी है, एक एक की 3-3 कॉपियाँ होनी है, एक डायरेक्टर के पास रहनी है, एक असिस्टेंट के पास जानी है, एक एक्टर के पास जानी है। तो कार्बन से कॉपियाँ होती थी, तो एक सीन को 40 दफ़े लिखना है आपको। वो कौन लिखेगा? हिंदी मेरी अच्छी थी मथुरा होने की वजह से, तो मैं वो लिखता रहता था सुबह से लेकर रात तक। तो स्क्रिप्ट मेरे को रट गई थी, तो रवि चोपड़ा साहब को कोई रेफरेंस भी लेना होता तो मेरे से ही पूछते थे, क्योंकि इस डायलॉग सिर्फ मेरे को ही याद है। इसके किसी भी असिस्टेंट को पूछने तो मेरे से ही पूछने, किसी भी एक्टर को पूछने तो मेरे से ही पूछने। फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरे घर में टेलीफोन था, BR फिल्म में एक सिस्टम था कि भाई आप 40 एक्टरों को रोज़ फ़ोन करना है। वो फ़ोन का एक 50 पैसा देते थे। अच्छा। 30 पैसा लगता था, तो 10 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया असिस्टेंट की इनकम हो जाती थी। वो हमारे सिब्बल साहब को मिलता था। सिब्बल साहब जो हमारे चीफ असिस्टेंट थे, सिब्बल साहब को बाहर टेलीफोन करने आना होता था पब्लिक बूथ पे। तो मैंने कहा सिब्बल साहब मैं कर देता हूँ। बोले ठीक है, जो 5 रुपया बचेगा उसका 2.5 हम 5 लेंगे। मैंने कहा वो भी आप रखो, 30 भी आप रखो, सब आप ही रखो, मेरे को मैं सिर्फ फ़ोन करूँगा। मैं तो बस अनुभव ले रहा हूँ। मैं फ़ोन करूँगा। मैंने मेरे पापा को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे 30-40 फ़ोन करने। अब घर में किसको अच्छा नहीं लगेगा आप धर्मेंद्र को फ़ोन कर रहे हो? किसको अच्छा नहीं लगे विनोद खन्ना का फ़ोन आपके पास आएगा। तो सबके घर में फ़ोन भी नहीं थे, आपके घर में फ़ोन। मेरे घर में फ़ोन था। हेमा मालिनी को आप फ़ोन कर रहे हो, उसके यहाँ से आपको फ़ोन आ रहा है। माँ बाप को तो बड़ा अच्छा, बल्कि माँ बाप तो 4 जगह बोलेंगे यार मेरे बेटे के हेमा मालिनी का फ़ोन आता है यार हमारे यहाँ पे। बोलेगी नहीं बोलेगी? सही बात है। तो मैं फ़ोन करता था, तो सब एक्टरों से मेरे रिलेशन बन गए, सब मुझसे। तो क्या मैं असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन गया। तो जब जो BR साहब को एक असिस्टेंट भी कभी चाहिए था, एक आउटडोर में हम जा रहे थे मसूरी, वहाँ गाना कर रहे थे धर्म जी और हेमा जी का, उनको एक ही असिस्टेंट चाहिए बर्निंग ट्रेन में। तो सिर्फ मुझे ही लेके गए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा इक्वेशन एक्टरों के साथ अच्छा है। तो मेरे ख्याल से बस फिर 2-3 साल ही असिस्टेंट डायरेक्टर 3 साल में असिस्टेंट रहा। और 81 में फिर आपकी अपनी फिल्म आ गई। 80 में मैं डायरेक्टर बन गया श्रद्धांजलि। 81 में रिलीज हुई ना? 81 में रिलीज हुई। तो ये कैसे हुआ? ये पुश कहाँ से मिला? कुछ नहीं, बस मैं जब असिस्टेंट बन गया था तो मुझे फिल्म बनानी थी। अब 2.5 साल हो गए थे। अब मुझे फिल्म बनानी थी, मुझे बड़ी जल्दी थी, घर का बड़ा बेटा था, मुझे काम करना है। तो उधर पापा ने एक फिल्म शुरू की थी आपके पहलू में करके। आपके फादर ने? मेरे फादर ने। अच्छा। और उसमें विनोद मेहरा और टीना मुनीम थे। अच्छा। और R.D. बर्मन का म्यूजिक था, गुलजार साहब की स्क्रिप्ट थी। तो आपके फादर के प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर बन रहे थे उन्हीं दिनों। अच्छा। वो एस्ट्रोलॉजर थे, प्रोडक्शन करना चाहते थे। उन्होंने पहले एक मीरा शाम पिक्चर बनाई, अब ये कर रहे थे। अच्छा। आए थे बॉम्बे में, प्रोड्यूसर ही बनना चाहते थे, पर बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर थे। पूरी फिल्म लाइन उनके पास आया करती थी। इस वजह से मेरे फिल्मों से कनेक्शन थे। सही। और तो आपके पहलू, मगर वो किस वजह से एक शेड्यूल हुआ उस फिल्म का, डायरेक्टर की वजह से कुछ डायरेक्टर से लोग खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे लोग। वो बंगाली फिल्म थी आलू हमारा आलू, उसके राइट लिए थे मेरे फादर ने। अच्छा। तो उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की फिल्म थी। फादर थोड़े से क्लास में उसमें उनका था ज़्यादा। तो गुलजार साहब की राइटिंग ये वो सब, तो R.D. बर्मन का म्यूज़िक, सारी दुनिया वैसी थी। तो विनोद मेहरा उसमें है। विनोद मेहरा के साथ मैं बर्निंग ट्रेन में काम कर रहा था। पहला लाइफ का शॉट मुझे एज ए असिस्टेंट, जब 3-4 यूनिट होती थी तो मुझे चोपड़ा साहब ने बोला कि विनोद मेहरा का वो तुम लो। ओके। मैंने पहला शॉट भी विनोद मेहरा के साथ लिया। अच्छा। किया। तो विनोद मेहरा साहब, वो डायरेक्टर समझ नहीं आ रहा था विनोद मेहरा को एक शेड्यूल के बाद। तो हमेशा पापा को बोलते थे कि अपने बेटे को क्यों नहीं देते हो, जब आप पैसा लगा ही रहे हो तो दाव अपने बेटे पे ही खेलो। मगर वो पिक्चर मुझे करनी नहीं थी। मेरे मन की पिक्चर बहुत बढ़िया थी, पर वो मुझे नहीं करनी थी। और मैं झंझट पे पढ़ना नहीं चाहता था, गुलजार साहब ये वो सब। मुझे हमेशा अपनी कहानी करनी थी। मेरी प्रॉब्लम ये कि मुझे अपनी ही फिल्म बना, मुझे किसी का रीमेक करना ही नहीं था लाइफ में। तो श्रद्धांजलि की कहानी लिखकर रखी हुई थी? नहीं, कुछ नहीं लिखा था। अच्छा। कुछ नहीं था मेरे। तो मैंने कहा कि मैं फिल्म बनाता हूँ। मैं फिल्म बनाता हूँ, क्या बनाऊँ? लव स्टोरी बनाऊँगा तो ऋषि कपूर वगैरह ऐसा चाहिए। वो कहाँ, मैंने कहा नहीं यार, मैं या तो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाऊंगा या कोई बड़े हीरोइन के साथ फिल्म बनाऊंगा। अगर आपको फिल्म बनानी है तो आप नोटिस होने चाहिए। नोटिस होने के लिए बड़ा स्टार होना चाहिए। तो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म बनाऊंगा। तो वहाँ मेरे मन में वही सती सावित्री सत्यवान वाली कथा आई, थॉट आया। ओके। उस पर मैंने श्रद्धांजलि बना के अपनी माँ को सुनाई।
मेरी माँ की आंखों में आंसू भर भर आए। ओह, अच्छा, तो मतलब पहला फीडबैक आपने अपनी माताजी माँ से से लिया। और माँ मेरी रो पड़ी है इस तरह से, तो पब्लिक तो रो गई। उन दिनों क्या था, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म अगर पब्लिक रो पड़े तो बहुत पिक्चर चलती, मतलब हिट तय है। हिटते हैं। और मुझे लगा ठीक है, फिर मैंने राखी जी तक पहुँचा के- राखी जी ने, मतलब वही मैं उसी पर आना चाह रही थी कि बिल्कुल नए, आपका कोई डायरेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं और उम्र में भी इतना नया सा लड़का, उन्होंने हाँ कैसे कर दी? ये भी वही जो बी आर चोपड़ा साहब के साथ घटना घटी, वैसी घटना सेम लगता है, उस घटना का रिपल का हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था कि मुझे पिक्चर बनानी थी, तो मेरे मन में राखी और रेखा जी दो लोग दिमाग में थे। अच्छा। तो रेखा जी से भी मिला था, रेखा जी मगर उन दिनों मद्रास जा रही थी, कुछ नहीं मुलाकात हो सकी। एक मथुरा दास करके ब्रोकर था, उन दिनों जैसे आज के कास्टिंग एजेंट होते, उन दिनों फाइनेंस ब्रोकर हुआ करते थे, उनके सब जगह कनेक्शन हुआ करते थे। तो क्योंकि हर हीरोइन का भाई प्रोड्यूसर होता ही था, तो फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूटर, तो फाइनेंस ब्रोकरों से कनेक्शन होते थे। तो मथुरा दास को मैंने बोला कि राखी जी से मिलना है, तो मुझे उनके भाई के पास ले गया। भाई को मैंने बोला मेरे पास ऐसी फिल्म है, मदर इंडिया से भी ऊपर है, ये वैसे लंबी लंबी फेंक दी उसको, लेकिन एक कंडीशन पे उनको सुनाऊंगा कहानी, क्योंकि विनोद मेहरा और टीना मुनीम डेट नहीं दे रहे थे उनको, विनोद को, जो कि डायरेक्टर था आलो, जो आपके फादर बना रहे थे। जी। तो मैंने कहा अगर मुझे 2 महीने की डेट दो। वो हमेशा बोलता था, मैं बोलता था उसको कि भाई हमको तो बर्निंग ट्रेन में डेट मिलती है, बोले वो तो बी आर चोपड़ा को मिलती है, तुम्हारे पिता को थोड़ी मिल सकती है। ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती थी, इसलिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता था जिसकी मैं बहुत ज़्यादा इमीडिएटली डेट लूँ और मेरे पिता की फिल्म में उसकी डेट लूँ। ये मेरे मन में चलता था, ये मेरे मन का इमोशन था कि पिता की फिल्म में मुझे डेट चाहिए, दिखाना था आपको, वो करके दिखाना था। तो मैं उनके भाई को बोला मुझे आप 2 महीने की लगातार डेट दोगे तो मैं कहानी सुनाऊंगा। ओके। ये को बेवकूफ़ी जैसी बात थी ये तो, मगर ये झटका लग गया उसको। तो उसने बंगाली में राखी को बोला, एक लड़का आया बी आर चोपड़ा का असिस्टेंट, बी आर चोपड़ा के असिस्टेंट की वजह से मुझे एंट्री मिल रही थी। ओके, सही। हाँ, वो तो बहुत बड़ा नाम, सही ऐसी बात। हाँ, जैसे आज भी कोई करण जौहर का असिस्टेंट होगा, एंट्री मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल, अनिल शर्मा जी का असिस्टेंट होगा, एंट्री मिलेगी। चलो जो भी है। तो बी आर चोपड़ा का असिस्टेंट था, तो उनका ऐसा आया, कहता फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत तगड़ी कहानी है, बोलता लेकिन उसको स्ट्रेट अवे 2 महीने की डेटें चाहिए। राखी ने बोला परसों रात को आ जाओ। उनको भी मेरे से भी बात की। मैंने कहा मैडम मुझे अगर इमीडिएटली आप देती हैं तो मैं कहानी सुन। अरे कहानी तुम सुना रहे हो, इमीडिएट डेट की बात कर रहे हो, ये बड़ी अच्छा। वो हमारे अंदर क्या था कि हम बिहार में इतने सारे एक्टर, 40 एक्टरों से काम कर रहे थे, तो एक्टरों का कोई कॉम्प्लेक्स था नहीं दिमाग में। उसमें हेमा जी भी थी, विनोद खन्ना भी थे, जितेंद्र भी थे, धर्मेंद्र भी थे, नीतू सिंह भी थी, इतने सारे कलाकार थे। तो मैं गया, जब मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा फंबल हो गया, कोई मेरा फ़ोन है, 20-22 साल का लड़का कहाँ से आ गया। तो चढ़ गई। अच्छा। तो असिस्टेंट तो बी आर चोपड़ा के, बोले हाँ कहानी सुनाओगे, तुमको डेट चाहिए। मैंने हाँ जी। बोले 10 मिनट तुम्हारे पास कहानी सुनाओ मुझे। अच्छा, गुस्से वाली थी क्या? एकदम काफी गुस्से में आ गए। अच्छा। मुझे देख के गुस्से में आ गए। ओके। उनको लगा 40 साल से पहले तो पुराने ज़माने में असिस्टेंट बनता ही नहीं था, ये 20 साल का लड़का कहाँ से आ गया, 21 साल का लड़का। ठीक। सुनाया, श्रद्धांजलि सत्यवान सावित्री के थॉट से सुनाया, कहानी सुनाई सलीम जावेद के अंदाज में, वही सेम अंदाज में। अंदाज तो मैंने पकड़ लिया था। 4 घंटा, 3.5-4 घंटा उन्होंने कहानी सुनी, मगर राखी अलग थी। राखी मुझसे पूछ रहे मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरे बाल कैसे होंगे, कौन सा बैग मैं उठाऊंगा, अपने कैरेक्टर को लेकर वो कैरेक्टराइजेशन सवाल कर रही थी डिटेल में। इतने सवाल किए राखी ने, कम से कम 100 सवाल किए कहानी सुनाते वक्त। और सुनाते सुनाते ही मेरे को उस फिल्म का क्लाइमैक्स लेके नहीं गया था, क्लाइमैक्स भी बन गया। वो सवाल कर रही थी, मैं जवाब दे रहा था। अच्छा, मेरा क्या था, बर्निंग ट्रेन में मैं भानु अथैया जी के साथ भी काम करता था। भानु अथैया जी तो कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट मेरा था, तो मैं भानु अथैया जी के पास बहुत जाता था। अच्छा। वहाँ 3-3, 4-4 घंटा बैठता था, सबके कपड़े, सबकी चीज़। तो बहुत सारी कॉस्ट्यूम की मैं बातें मेरे दिमाग में रहती थी, तो मैं बोलता जा रहा था, जो उनसे सुनता था बोलता जा रहा था। और फिल्में बहुत देखता था, राखी की बहुत सारी फिल्में देखी, वो कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे, मेमोरी बहुत शार्प। तो हेमा जी की भी बहुत देखी, जो बोल रही थी सब बोलता जाता था। तो ऑफिस कैसा होगा, फलाना कैसा होगा, हर सवाल का जवाब दे रहे थे। उसी क्षण में जवाब दे रहा था। कहाँ से सरस्वती दिमाग में आ गई। 3.5-4 घंटा में उन्होंने बोला कहानी पिक्चर डन। हाँ कर दी। हाँ कर दी।
और लगातार डेट्स दी 2 महीने भाई को की? बोला ये 18 अप्रैल की बात है, बोले जुलाई से कर लो 2 महीना, 40 दिन 45 दिन जितने करने। मैंने कहा ठीक है। तो भाई ने मुझसे पूछा प्राइस, मैंने पूछा प्राइस क्या, मथुरा दास ने पूछा, उन्होंने अपना एक्स प्राइस बताया, साइनिंग बोले 51,000। तो मैं मेरी मौसी से 1,001 रुपया उधार लेके गया था, लिफाफे में लेके। मैंने घर में बताया नहीं था किसी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो घर में मजाक उड़ेगा सही। कि लो राखी को कहानी सुनाने चले गए, ये पागल है, मथुरा दास को भी 4 गालियाँ देते, ये क्या तुम्हारी मूली वगत है, हमारी बदनामी और करा रहे हो, बेइज्जती और करा रहे हो, अभी कोई उसकी उम्र है डायरेक्टर बनने की, अभी क्या है, और पैसे किधर है, दोनों बातें थी। तो मैंने 1,001 लिफाफा दिया, उसके हाथ में दिया। तो पापा कहते थे कि किसी को भी डन करना है, भले ही करोड़ रुपया हो, लेकिन एक टोकन उसके हाथ में उस वक्त दे दो तो डन हो जाता है, आपकी इंटेंशन दिख जाती है, फिर वो उसमें आपको टाइम भी मिल जाता है अरेंजमेंट का, और आपको भरोसा हो जाता है अगला कर रहा है तो आपको 4 लोग भी आपको दे देते हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में रहती थी चीज़ें, मैंने दी। बोले ये क्या है, मैंने कहा 1,001 रुपया। मैंने कहा देखो मैडम, माई कैरियर, आपको तो मैंने अगर शूटिंग नहीं की तो आप तो कहीं भी ये डेटें दे दोगी। क्या था, उनकी कोई फिल्म शुरू हो रही थी अमिताभ बच्चन के साथ, उसकी डेटें कैंसिल हो गई थी, वो डेटें उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा। तो बोले मैंने कहा आप तो किसी को भी डेट दे दोगी, लेकिन अगर मैंने ये फिल्म शुरू नहीं की तो मेरा कैरियर तो आज ही ख़त्म हो जाएगा। माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू। और सेकेंड चीज़, मेरे घर में भी किसी को पता नहीं है कि ये मैं यहाँ आया हूँ कहानी सुना रहा हूँ, आपको कहानी सुनाने। और ये भी 1,001 मैं अपनी मौसी से उधार, मेरे पापा ने जो हमें से सच बोलो लेके आया हूँ, और मेरे पास नहीं, पैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिल्म मैं बनाऊंगा। और 14 जुलाई से फिल्म की शूटिंग है, मैं 14 जुलाई से फिल्म शूट कर रहा हूँ, और 40 दिन शूट कर रहा हूँ, फिल्म में बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा, और माई स्टेक्स आर मोर हायर देन। क्या बोला उन्होंने? ऐसे मेरी तरफ देखती रही, शिबू को बोला दादा ने लिफाफा ले लिया, भाई को अपने? हाँ। अच्छा। और जाते वक्त मेरी पीठ पे धौल डाला, अच्छा। कर रही हूँ पिक्चर। अरे वाह, अच्छा। उनका वो लम्हा, राखी जी का वो लम्हा था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। राखी जी वॉज ग्रेट, आज उनकी वजह से ही मेरे जीवन को जो घटा वो घटा। उस वक्त मुझे ना कर देती तो शायद इम्पॉसिबल था मेरे लिए। अनिल जी, मतलब तो स्ट्रगल यहाँ पर ख़त्म हुई या असल स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुई? मुझे वो मेरे पिता की शुरू हुई, फादर की शुरू करवा दी। मेरी कोई स्ट्रगल नहीं, मैं तो मस्त हो गया, डायरेक्टर बन गया मैं तो। और मैंने तो उस फिल्म में कैमरामैन की वो पहली फिल्म, आर्ट डायरेक्टर की पहली फिल्म, साउंड रिकॉर्डिस्ट की पहली फिल्म, हर आदमी की पहली फिल्म थी। सब मैंने सब 101 रुपया साइनिंग देके 501 रुपये में सारा हीरोइन को 1,001 और बाकी सबको 101 और सब दिए। और उसके बाद अरुण गोविल को 1,001 और मतलब सुरेश ओबराय को और दीपक पराशर को 5,000 में मैंने पूरा सेटअप बना दिया। ठीक है। और सब बहुत खुश थे, सब बहुत एक्साइटेड थे, पिक्चर कर रहे हैं पिक्चर। जहाँ 10 रुपये की चीज़ हम लोगों के प्यार ने और हमारे कन्विक्शन ने 3 ही रुपये में दी, मतलब 3/3। और इतना मुझे मालूम है कि 5वें 6वें 7वें दिन राखी का फ़ोन आ गया, बोले हम उसके मैनेजर का फ़ोन आया, मैडम कल आउटडोर जा रही हैं और परसों आउटडोर जा रही हैं, तो आते ही सीधा आपकी शूटिंग करेंगी। अच्छा। तो पूरे शेड्यूल के कपड़े बनाने हैं। अच्छा। तो 25,000 रुपया कल भेज दो। ओके। जबकि मैं बोला था 50,000 रुपया मैं शेड्यूल से पहले आपको दूंगा, 51 दूंगा, शेड्यूल में कुछ नहीं दूंगा, पर वो कपड़ों के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे। अब मैंने फ़ोन आया तो मैंने मथुरा दास ने बोला ऐसा है, तो मेरी माँ आज है नहीं, पापा भी नहीं है, मेरी माँ ने अपनी सब ज्वेलरी दे दी। अच्छा। कि ये दो, इससे 30-40-50,000 रुपया जितना आता है ले आओ, कुछ और भी लगेंगे। 50,000 रुपये आए, उसमें 25,000 राखी को गए और बाकी सब पैसे मतलब उनकी ड्रेस के लिए गए। तो बहुत इमोशनल रहा होगा उस समय, बहुत ही मतलब मोमेंट था। माँ के जेवर माँ निकलना। ने दे दिए। और मुझे बाद में एक बात, पापा ने बहुत खुश होते जब मैं राखी की डेट लेके आया, बोले हम करेंगे पिक्चर, करेंगे, तू चिंता मत करे। मैं तो पापा ने बोल दिया करेंगे, मुझे डर ही नहीं था।
पिता ने बोल दिया वो करेंगे, मतलब होगी, ख़त्म। बोला तू से अपने क्रिएटिव में दिमाग लगा, मैं क्रिएटिविटी में दिमाग। और मुझे ये था 50,000, मेरे लिए कोई इमोशनल भी नहीं था। आज इमोशनल है, तब नहीं था, नॉर्मल था। हाँ दे देंगे, अब वापस आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। अच्छा। बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा क्या है, घर में पढ़े हैं वहाँ पढ़े, ऐसा इतना मेरे लिए इतना कैजुअल था। माँ के लिए रहा होगा, बच्चे के लिए तो इतना कैजुअल ही होता। और पिता ने बोल दिया तो हो गया ना, माँ ने बोल दिया तो हो गया ना। माता पिता संग खड़े तो संसार में सब संग खड़े हैं। क्या बात है, सही बात है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और उसके बाद सब हो ही गया। तो ये सब हो गया। बाद में मुझे पता लगा, जब मैंने माँ को पापा को बोला था कि ये हुआ, तो पापा ने बोला कि कभी इसको ये ख्याल मत होने देना कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं फिल्म नहीं बना सकता। इसको बोलना पैसे हैं, हम फिल्म बना लेंगे, नहीं तो इसका सारा मॉरल टूट जाएगा। मुझे उन्होंने कभी नहीं बोला कि पैसे नहीं है, कोई तकलीफ है। तो जो शेड्यूल था उसमें आपने पूरा किया? पूरा शेड्यूल किया मैंने। उस दिन से 14 जुलाई से शूटिंग शुरू की। बल्कि मतलब मैं तो ऐसा डायरेक्टर था, मैंने एक एक्टर के साथ काम किया था, शॉट लिए, पहले दिन में 3-4 सीन किए जी। वो लेडी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। शाम हो गई और मैं इतना परेशान था, मैंने कहा मुझसे क्या फंबल हो गया, ये एक्टर गलत आ गई। दूसरे दिन मैंने फिर सुबह शूटिंग शुरू की और लंच पे जाकर उसको राखी जी को बोला, मैडम मुझे ये एक्टर चेंज करना है, 2 दिन में 4-5 सीन जो मैं रीशूट करना चाहता हूँ। राखी बोले आप डायरेक्टर हो, आप जो जानो। मुझे लगा पता नहीं राखी को बुरा लगे। फिर मैंने जाके पापा को बोला मुझे ये 1.5 दिन की शूटिंग रीशूट करनी है, एक्टर मुझे आज का आज ही कोई दूसरा चाहिए। दोपहर को 1.5वें दिन मैंने लंच में पैकअप किया और आधे दिन में मैंने दूसरी एक्ट्रेस फाइनल की, और फाइनल करके दूसरे दिन 7 बजे से शूटिंग शुरू की। वो एक्टर की डेट मिल गई। मतलब देखो मेरे पापा ने चू नहीं की, पहले 1.5 दिन की शूटिंग मैंने रैप अप कर दी, जिसमें मैंने 5 सीन किए थे। ये कोई कमाल है, ऐसा पिता मिलना, ऐसा पिता ही ऐसा कर सकता है, ऐसा घर मिलना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मजाक है ये कोई। और मेरे को ये लगा था मेरा गड़बड़ हो गई है, एक्टर खराब है, मेरे सारे सीन खराब हो रहे हैं, मेरे को वो मिल नहीं रहा है। और मुझे बहुत बुरा लगा उनको रिप्लेस करने में। वो बड़ी एक्ट्रेस थी, पुराने ज़माने की थी, लेकिन उम्र एक चीज़ पे ऐसे आ जाती है कि जहाँ की उससे नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत दुख है, आज तक दुख है कि मैंने ऐसा ये अपराध क्यों किया, लेकिन क्या करता। जो फिल्म की ज़रूरत थी उस हिसाब से आपने फैसला लिया। जब रिलीज़ हुई फिल्म, नर्वसनेस रही होगी, पहली फिल्म रिलीज़ के लिए? मुझे नहीं। अरे इस फिल्म का तो ऐसा था कि जब मेरा पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ, जो पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ उसके रशेज़ आए। अच्छा। रशेज़ आने के बाद ही मेरा पिक्चर बिक गई। अच्छा। पंजाब बिक गई, 2-3 थिएटर की बिक गई, वहाँ से पैसे आने लगे। मतलब हो गया, ईश्वर ने संग दिया, हो गया। तकलीफ थी, चीज़ें थी, पापा ने बहुत मेहनत की, लेकिन ईश्वर ने बहुत साथ दिया। माँ के जेवर आए, सब आ गए। घर में कैसी खुशी थी जब फिल्म रिलीज हुई और पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई। 35 जगह सिल्वर जुबली हुई, सब कुछ हुआ, और 35 जगह सिल्वर जुबली हुई पिक्चर। बड़ी बात थी, और कोई आसान नहीं था। ईश्वर ने बहुत कृपा की, और आज भी श्रद्धांजलि लोगों को बहुत पसंद है। उसकी होर्डिंग, उसकी पब्लिसिटी बहुत कमाल थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सुरेश ओबराय और राखी का रोल बहुत कमाल था। सही बात है। मतलब इंसान को जब कामयाबी मिलती है, और वो भी जब आप एक छोटे शहर से आए और इतना सब कुछ स्टेक्स इतने हाई थे, कामयाबी आपको मिली, तो फिर एक मन में बात आ जाती है कि सेट फार्मूला, हिट फार्मूला। तो जिस तरीके का वो सेट फार्मूला और हिट फार्मूला वाली आपने फिल्म बनाई, उसके बाद आपने इतना रिस्क, मतलब फिर तो आपकी जो फिल्में थी ऐसा लगा कि आप बिल्कुल बेलगाम से हो गए। सेकंड फिल्म बनाई बंधन कच्चे धागों का। अच्छा, ठीक है। वो बंधन कच्चे धागों को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था। हाँ। समझे। और मैं क्या जानूँ, शादी तो हुई नहीं थी मेरी, मैं क्या जानूँ। किसने इंस्पायर कर दिया था फिल्म बनाने के लिए? बस ऐसी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आ जाती है, तो वो फिल्म बनाई हमने। एक राधा एक मीरा फिल्म बनाई, तो बंदा बहुत अच्छी फिल्म थी, राखी और जीनत अमान। ठीक है। और राखी जी सेट हो गई, मतलब राखी जी सेट हो गई, जीनत अमान थी, बहुत बढ़िया। जीनत ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, और वो फिल्म हमने बनाई। उन दिनों वीडियो आ गया। अच्छा। पिक्चर बहुत अच्छी चली, पिक्चर को बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन पिक्चर लोग थिएटर में कम जा रहे थे, घर घर में वीडियो पे चल रही थी। वीसीआर का दौर शुरू हो गया। वीसीआर शुरू हो गया था। मैं जहाँ रोड से जाऊँ, बंधन कच्चे धागे डायलॉग चल रहे हैं, थिएटर में भी चल रही है, मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था फ्लैटों पे रहने वालों पे। साले देखो, पिक्चर थिएटर में नहीं जा रहे, घर में चोरी से देख रहे हैं। चोरी का वीसीआर था, चोरी
पायरेसी चल रही थी। तो मेरे मन में इतना गुस्सा आया कि बोला मैं ऐसी एक्शन पिक्चर बनाऊंगा जिससे लोग थिएटर में ही जाके देखें। तो हुकूमत हुई। तो हुकूमत, और हुकूमत के लिए फिर धर्मपाल जी को कैसे हुकूमत बनाया? कर दी। क्या हुआ कि धर्म जी को तो मैं जानता था बर्निंग ट्रेन की वजह से। मैं बैठा हुआ था पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर साहब के पास अच्छा। कि अचानक मेरा भाई आया और मथुरा दास जी आए, बोले आपको कहीं ले चलना है। मैंने कहा चलो। मैंने बोला चलो, मुझे लेके धर्म जी के घर पे ले आए। मैंने कहा यहाँ क्यों भाई? बोले धर्म जी को आपको कहानी सुनानी है। मैंने कहा कहानी कौन सी? कहानी है ही नहीं। नहीं, आपका टाइम लिया है। अच्छा, उन्होंने खुद ही ले लिया था, आपको पता भी नहीं? वो चाहते थे धर्मेंद्र के साथ में पिक्चर बनाऊं, मेरा भाई चाहता था, घर वाले चाहते थे। मैं पहुंचा, नीचे बैठा था, अभी 10 मिनट लगा लिए धर्म जी ने आने में। वो 10 ही मिनट में सोचा क्या सुनाऊं उनको, क्या सुनाऊं। उन 10 मिनट में मैंने कहानी कंसीव की हुकूमत की। अच्छा, वो भी धर्म जी को बिल्कुल माइंड में रखकर। और उन दिनों कुछ घटनाएं घटी थी बिहार में, पुलिस ऑफिसर की, एक बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर का वो दिमाग में चलने लगी। वहाँ से कहानी ने इंस्पायर किया और धर्म जी नीचे उतरे। धर्म जी को मैं मिला। धर्म जी बोले अजीत मेरा भाई बता रहा था तूने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, श्रद्धांजलि बंधन कच्चे धागे का, बहुत अच्छी इमोशनल फिल्में बनाता है, बढ़िया है तू, बहुत अच्छा बेटा ये। मैंने कहा सर, मैंने कहा कहानी एक सुन लीजिए। 5 मिनट में मैंने कहानी सुनाई। देखिए आज के कलाकार और तब के कलाकारों का फ़र्क बता रहा हूँ। कोई मैनेजर नहीं, कोई दुनिया नहीं, डायरेक्ट आदमी सुन रहा है और सिर्फ 5 मिनट सुन रहा है, कोई पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं सुन रहा है। 5 मिनट में उन्होंने उसी वक्त कहानी बनी है। 5 मिनट में मैंने कहानी सुनाई हुकूमत की, ये कहानी है। बुलेट फॉर बुलेट मैन का एक लाइन की कहानी है। आतंकवादी अगर आप बुलेट मारोगे तो मैं आपको बुलेट मारूंगा। बुलेट फॉर बुलेट ये अर्जुन सिंह का डायलॉग था जो कि पंजाब में चल रहा था उन दिनों। उन्होंने कहा था बुलेट फॉर बुलेट, उस बात को मैंने पकड़ा और ये पकड़ के बुलेट फॉर बुलेट ये मेरी कहानी है। और 5 मिनट में मैंने कहानी सुना दी, ऐसे 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 किरदार है, ऐसे ऐसे उसी वक्त जो बनी थी। 5 मिनट में उनका तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पसंद आ गया। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट रेडी है। मैंने कहा नहीं सर अभी कहानी सोचिए, आप 10 मिनट में ऊपर आए और 10 मिनट में सोचिए, आपको ये तो ले आए मेरे को। मैंने क्या था, मेरी लाइफ की एक जो प्रॉब्लम बोलो, अच्छाई बोलो, बुराई बोलो, जो सत्य निकल जाता है, मैं क्या करूं। और शायद वही लोगों को पकड़ लेता है। मेरे से वो हो नहीं पाता, मेरे से वो डिप्लोमेसी नहीं हो पाती, मेरे से वो सब चीज़ें हो नहीं पाती। झूठ, अगर आप गलती से मैंने आपको गलत झूठ बोल दिया तो थोड़ी देर फ़ोन करके बोल दूंगा ये मैंने गलत बोला था। मैं क्या करूं, मैं जी नहीं सकता उसके साथ। सच्चे कलाकार हैं आप। कल सच्चे इनको पता कलाकार लग गया के लिए तो क्या कहा होगा? जाता है ना कि वो मन से सच्चा होता है, वही है आप। नहीं, धर्म जी हमेशा कहते हैं एक्टर वही अच्छा होगा जो मन से सही होगा, मन से सच्चा। क्योंकि मन से अगर झूठा है तो आप एक्टिंग भी झूठी करोगे। सही बात। स्क्रीन जो है आपके चेहरे को आपसे आपका 100 गुना चेहरा पकड़ता है, आपके चेहरे का, आपका चेहरे का 100 गुना आता है स्क्रीन के ऊपर। तो आपका सच, आपका झूठ 100 गुना दिखता है थिएटर में। तो आप जितने सच्चे होगे उतना ही वो दिखेगा। कई बार आप नहीं बोलते कि यार सब कुछ था लेकिन सब झूठा झूठा दिख रहा था, क्योंकि अंदर से सब झूठा हो रहा था। आप परफॉर्म तो कर रहे थे, अंदर से आप बिलीव ही नहीं कर रहे थे जो आप सीन कर रहे हो। तो मैंने बोला, अच्छा हंस गए। तो बोले तू तो यार बड़ा अच्छा जल्दी सोच लेता है। मैंने कहा सर ऐसे ही आप आ रहे थे तो मुझे कुछ तो आपको सुनाना था। तो बोले अच्छी कहानी है, मैं कर रहा हूँ पिक्चर, तो इसको बना ले। मेरे लिए ओके। फिर पापा मिल के उनको एक टोकन दिया, सब कुछ किया। फिर मैंने आगे 6 महीने में इसको पूरी डेवलप कर दी। तो मतलब हुकूमत जो है वो ऑडियंस को थिएटर में खींच कर लाने के मकसद से वो 70 mm के पर्दे के लिए बनाई गई है ना। ये जो मतलब एक मास ऑडियंस को किस तरीके से केटर करना है और उसको कैसे पिक्चर हॉल तक खींच कर लेकर आना है, ये कला आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे करके जानबूझकर खोती चली गई, और वहीं दक्षिण की फिल्में अगर हम देखें तो उनमें अभी भी ये कला है? वो उसका रीज़न ये है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम लोग ज़मीन से बाहर निकल आए हैं। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आधे 10 ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे डायरेक्टर ज़मीन से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ हाउसेज हैं जो ज़मीन से उखड़ गए हैं। क्या होता है, आप बॉम्बे के अंग्रेज़ी स्कूलों में, बड़े बड़े अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हो, बुराई नहीं है, पढ़ो, लेकिन ज़मीन के साथ भी रहो। आप विदेशों में पढ़ रहे हो, पढ़ो विदेशों में, कोई बुराई नहीं, लेकिन ज़मीन के साथ भी रहो। आपकी परवरिश, आपकी दुनिया, आपका दोष ही नहीं है, आपने वो देखा ही नहीं भारत।
गांधी जी जब आए थे आंदोलन करने के लिए तो ट्रेनों में उन्होंने पूरा भारत देखा। भारत को, आपको भारत तो समझना पड़ेगा, भारत तो देखना पड़ेगा। भारत के लिए सिनेमा बना रहे, आपको पसंद अमेरिकन सिनेमा, आपकी पसंद अमेरिकन म्यूज़िक, तो आप भारत के लिए म्यूज़िक कैसे बनाएंगे, भारत के लिए आप फिल्में कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए तो उनको लगता है ना कि वो राइटर ले लेंगे, वो हिंदी हार्टलैंड वाला उससे राइटर आ जाएगा, हिंदी म्यूजिक ले लेंगे, वो फोक वाला नहीं, म्यूजिक उससे आ होता जाएगा। नहीं ना। आप नहीं हो, बना आप रहे हो, आपको वो होना पड़ेगा। आप वो नहीं हो तो आप नहीं बना सकते। क्या फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम? ओनली डायरेक्टर्स मीडियम। फिल्म किसी का मीडियम है ही नहीं। आप एक शॉट को आप अच्छा बुरा बोल रहे हो, आप उस शॉट को ओके कर रहे हो, आप एक गीत को ओके कर रहे हो, आप एक सीन को ओके कर रहे हो, आप एक कपड़े को ओके कर रहे हो, आप एक कलाकार को ओके कर रहे हो, आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ओके कर रहे हो, आप कर रहे हो ना। आप अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ओके नहीं करोगे तो आप क्या कर लोगे? सब डायरेक्टर कर रहा है। डायरेक्टर ही ओके करता है। ओके किसने बोलना है? ओके गो अहेड विद दिस, वो डायरेक्टर ने बोल। अगर डायरेक्टर गधा है और वो रॉन्ग को ओके बोल रहा है तो क्या कर लेगा एक्टर, और क्या कर लेगा राइटर, और क्या कर लेगा कोई भी? आपको समझ ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी समझ की जो सिनेमा आपको पसंद है आप उसके हिसाब से ओके कर रहे हो। वो सिनेमा तो यहाँ चलेगा नहीं। साउथ में क्या अभी भी वही चलता है। आज आपको भारत में अगर आपको दर्शक होना, दूसरी चीज़ आप दर्शक नहीं हो। अब भारतीय आप आज बोलते हो यार ये ऑडियंस को पता नहीं कैसे लगी। ऑडियंस क्या होती है भैया? आपसे बड़ी ऑडियंस होनी नहीं चाहिए कोई। आप फिल्म मेकर हो तो फिल्म मेकर बाद में बनो, दर्शक पहले बनो, दिग्दर्शक बाद में बनो, फिल्म मेकर बाद में बनो, पहले ऑडियंस बनो। आप एज एन ऑडियंस फिल्म आपको पसंद आ रही है तो ऑडियंस को पसंद आएगी। मैं जो भी फिल्म सोचता हूँ वो फिल्म सिनेमा हॉल में देख के, वो भी सिंगल स्क्रीन में बैठ के देख के सोचता हूँ। दिमाग मेरा मेंटली में वहाँ होता है और वहाँ सोचता हूँ वहाँ ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, वहाँ मेरा रिएक्शन क्या है। एज ए दर्शक मेरा रिएक्शन क्या है, मैं वैसे फिल्म सोचता हूँ। मैं दर्शक के लिए सिनेमा बनाता हूँ, अपने लिए नहीं बनाता। कुछ लोग हैं जो अपने लिए बनाते हैं, कुछ लोग दर्शनीय अमेरिकन फिल्मों के हैं, दर्शक की अमेरिकन फिल्म। नाम लेंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो उनके लिए फिल्म बनाते हैं तो वो सबको मालूम है, नाम सब जानते हैं, उनके लिए फिल्म बनाते हैं। वो फिल्में भारत में कैसे चलेंगी? अमेरिकन आप है नहीं, दर्शक आप वहाँ के हैं, फिल्म आप वहाँ के लिए बना रहे हैं। या तो ना वो घर के रहे, घर का धोबी कहते हैं ना, क्या घर का ना घाट का, घर का ना घाट का। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक इकोसिस्टम है, क्या ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हावी है? और क्या इसकी वजह से ऐसा लगता है कि अनिल शर्मा जैसे मतलब डायरेक्टर जो हैं उनको जो ड्यू मिलना चाहिए था, कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनको वो ड्यू नहीं मिला। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ पर्सनली, मतलब वो जिस तरीके की रिकग्निशन, मतलब ऑब्वियसली आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है, आपने जिस तरीके की अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन एक वो लोकप्रियता, आपका लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत करेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो ग्लैमर और उस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो चंद लोग जो हैं, चंद लोगों को यहाँ पे जो लोकप्रियता है, शायद लोकप्रियता है, और उन लोगों को जो यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, शायद वो मुझे नहीं मिले। अब नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन पब्लिक से मुझे बहुत अवार्ड मिला, पब्लिक से मुझे बहुत प्यार मिला। ये कीमत क्यों चुकानी पड़ी अनिल शर्मा को? कभी सोचते तो होंगे बैठकर? मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो सिर्फ चलना जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सिर्फ चलता रहा हूँ। रास्ते में कभी मोड़ आए, कभी तोड़ आए, मैं चलता रहा। 3 बजे फिल्म ख़त्म हुई, 3:30 बजे नई फिल्म सोच ली। इस तरह के सवाल मुझसे आज लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत सारा पत्रकार भी कर रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी कर रहे हैं। अचानक कर रहे हैं कि मुझे जो ड्यू मिला वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। मैं हैरान हूँ। अगर लोगों को लग रहा है तो वही लोग मुझे दिलाएंगे वो ड्यू जो मुझे चाहिए। मैं क्या करूं? नहीं, आप देखिए ना, आज के दौर में फिल्में आती हैं तो फिर हम कहते हैं कि साहब इतना ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत फिल्म। आपने तो 2001 में गदर बना दी थी, और उससे ज़्यादा राष्ट्रवाद किस फिल्म में होगा? जहां से मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की, भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आज मुझे अगर कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला, दूसरे नहीं मिली, तो वो जिन्होंने नहीं दिया उनकी अपने मन की बात है। पर मुझे पब्लिक ने तो बहुत अवार्ड दे दिए, पब्लिक ने तो बहुत प्यार दे दिया। 45 ईयर्स से मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल कर रही हैं। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा सम्मान क्या मिल सकता था मुझे पब्लिक से? देखिए, इट इज़ नॉट 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, इतने बड़े पीरियड तक, 1 दशक नहीं, 80 का दशक, 90 का दशक, 2000 का दशक, 2010 का दशक, 2020 का दशक भी अगर मुझे रिलेवेंट बनाए हुए हैं ईश्वर की कृपा से, और पब्लिक मेरे साथ आज भी खड़ी हुई है, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। ये बाकी चंद लोगों ने, चंद
एक चंद थिंकिंग के लोग होते हैं, एक अपनी अलग थिंकिंग के लोग होते हैं। इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है। बिल्कुल है, और अगर वहाँ मुझे वो सम्मान नहीं दिया गया, वहाँ मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, या तो उनकी मिस्टेक है, शायद आपकी बात सुनकर उनको समझ आए कि वो मिलना चाहिए था मुझे, और लेकिन पब्लिक से मुझे बहुत मिला है। इंडस्ट्री में आपको कैसे लेबल किया गया? आपको क्या लगता है आपको कैसे लेबल किया गया? मुझे नहीं आपने पता आपने कभी खुलकर बात नहीं की इस बारे में? मैं नहीं, आपके मुझे बहुत तो ऐसा podcast सुन लगता है चुकी कि हूँ भाई जी। मैं तो मथुरा के छोटे से शहर का रहने वाला हूँ, और मुंबई आया हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, और बस मैं देहाती दिमाग का, देहाती कल्चर का आदमी हूँ, और मैं भारत का आदमी हूँ, भारत की तरह ही रहता हूँ, और भारत के लोग मुझे प्यार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे वो हाई क्लास में मुझे कैसे जगह मिले, कैसे जगह नहीं मिले। पब्लिक के दिल में खूब जगह मिली हुई है, मैं इतना जानता हूँ, और वो आप लोगों का काम है वो जगह दिलाना। अगर आपको लगता है मुझे नहीं मिलता है, तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि भाई इनको नेशनल अवार्ड मिले, इनको प्लेटफॉर्म्स मिले, इनको वो सब चीज़ें मिले। अनिल जी, खुद गुस्सा नहीं आता है कि मतलब देखो इतना बन रहे हैं, ये हैं क्या? नहीं, मैं अच्छा गुस्सा करके क्या कर लूँगा? हाँ। क्या कर लूँगा गुस्सा करके भी? मैं अपने आप का माथा खराब करके खुद का ही बुरा करूँगा। बेहतर है कि मैं अब देखो नई फिल्म की अभी शूटिंग करके आया हूँ मैं, तो 20 दिन आगे फिर शेड्यूल है। मैं तो अगली फिल्मों में लगा हुआ हूँ, मैं तो अपनी लाइफ की बेस्ट फिल्म बनाने में लगा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है आज भी 45 साल के बाद भी अगर ये लगता है कि मेरा करियर नया शुरू हो रहा है, इससे बड़ी सफलता मेरी क्या हो सकती है? ये तो है। जो भी अपने आप को, जिसने भी अपना कुछ अचीव किया हुआ है, या जो भी अपने आप को अचीव आज के लोगों में समझते हैं, जो भी, या जिन लोगों की भी आप बात कर रही हैं, वो 40-45 साल के कार्य के बाद कहाँ रहेंगे, उस वक्त समझ आएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। सही बात है। और आप तो बिल्कुल अपने बूते पर, मतलब सेल्फ मेड व्यक्ति, और जिसने बिल्कुल मुझे तो स्क्रैच पब्लिक से ने शुरुआत बनाया, करके। पब्लिक हाँ, ने और बिल्कुल। ईश्वर ने बनाया। मुझे नहीं मालूम किसने मुझे बनाया, लेकिन ईश्वर और पब्लिक ने बनाया मुझे। डेस्टिनी लगती है कि जहाँ पहुँचे सिर्फ किस्मत थी, किस्मत पे लिखा था इसलिए यहाँ देखिए, पहुँचे। किस्मत में लिखा था तो यहाँ पहुँचे, बिना किस्मत के तो कुछ होता नहीं है। लेकिन किस्मत ने वैसा काम, वैसी बुद्धि, वैसा दिमाग दे दिया। मेरा जो डीएनए है मेरे मर्जी से तो नहीं आया। अच्छा, बाबा दादा सब जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स रहे, तो कभी कुंडली देखकर भी किसी ने बताया था कि फिल्म लाइन में जाएगा, बहुत नाम कमाएगा, बहुत मेरे शोहरत को ये मिलेगी? हमेशा बचपन में बोलते थे जो भी लोग आते थे कि इसका नाम बहुत होगा। अच्छा, मथुरा की गली में, मथुरा में उस आपका नाम रखा किसने था? मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा था भगवान चंद्र शर्मा। वो कहते थे भगवान, क्योंकि मैं जब भी तेरे को बुलाऊंगा भगवान बुलाऊंगा। मेरी माँ ने मेरा नाम रखा अनिल। अनिल, अच्छा। तो असली नाम फिर भगवान चंद्र शर्मा? भगवान मेरे ग्रैंडफादर ने रखा था, और वो जब भी मुझे दूर से चिल्लाते रहते थे भगवान भगवान। वो कहते थे कि तेरे को जब भी बुलाता हूँ तो मेरे भगवान का नाम मेरे मुंह से निकलता है। कोई है अभी परिवार में बचा है जो आपको इस नाम से नहीं, पुकारता इस नाम से लोग मुझे जानते नहीं, सिवाय ग्रैंडफादर के सिवाय किसी ने और नहीं। किसी ने नहीं मेरे को हमेशा बचपन से अनिल ही नाम रहा, भगवान नाम कभी किसी ने, वो जो मेरी माँ ने रखा था। ठीक है। माँ थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, वो आई थी आगरे से थी, उनको थोड़ा सा उस ज़माने की पढ़ी लिखी, इंटर पास थी, तो हाँ, इंटर पास ही बहुत पढ़ी लिखी बड़ी बात होती थी उस बार। सही बात है। तो कोई अंगूठियाँ वगैरह भी नहीं है आपके हाथ में? मैं नहीं पहनता अंगूठी का, मुझे कोई ऐसा वो तो नहीं। आप मानते नहीं हैं? नहीं, मैं मानता सब कुछ हूँ। मैं तो ये मेरे ग्रैंडफादर क्या बोलते थे कि 9 ग्रह से परेशान 10वें ग्रह पे आदमी आता है, वो है ज्योतिषी। तो क्या ज्योतिषी है क्या? ज्योतिषी एक विद्या है, और आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आपको कितना दिख रहा है? आपकी गली दिख रही है पूरी। आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, आपको दूसरों की छतें दिखने लगेंगी। आप छत पे आ गए, आपको पूरा शहर दिखने लगेगा। आप चौपर पे आ गए तो आपको पूरा शहर दिखने लगेगा। तो बस ज्योतिषी ऐसा ही है कि जो आम आदमी गली में खड़ा हुआ है उसको गली दिख रही है। कोई ज्योतिषी इतना ज्ञानी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है तो उसको दिख रहा है कि वहाँ से जुलूस आ रहा है, बचना। जो टॉप फ्लोर पे पहुँच गया, जिसका ज्ञान वहाँ तक है, वो कहेगा भाई आंधी आने वाली है, अंदर घर में गुज्जा नहीं, उड़ा ले जाएगी, और वो आपको उपाय बता देगा। इतना ही है बस, कि उनका ज्ञान थोड़ा वो आपको कई बार नहीं लगता कि आपको कोई याद कर रहा है, आपको कोई नहीं लगता कि ये आदमी बहुत अच्छा है। ये आपके मन की इंद्रियां ही तो आपको कह देती है, मन ही तो कहता है। तो किसी का ज्ञान ज़रा ज़्यादा हो जाता है, आपको कभी आभास नहीं हो जाता ऐसा होने जा रहा है। किसी को उस आभास की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है ध्यान और ज्ञान से। तो किसी को आभास की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप गली में खड़े और वो छत पे खड़ा और बोलता भाई ओ सुन, तूफान आने वाला, अंदर आ जा, ये उड़ जाएगा। अंदर नीचे वाला लगा, अरे क्या फालतू की बातें कर, किधर तूफान आ रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। तो ज्योतिष वही है जिसका ज्ञान और आभास और ज्ञान चक्षु खुल जाएं
और ज़रा दूर तक देख सकता हूँ। इसने कभी अट्रैक्ट नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि मैं भी ये जो विद्या है उसमें हाथ आजमाऊं? नहीं, मेरा कभी मन नहीं हुआ। मैंने बचपन में बहुत देखा अपने ग्रैंडफादर को, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये शायद मैं कर पाऊँगा, मैं इसके लायक हूँ। अच्छा, चलिए फिल्म्स पर आते हैं दोबारा। तो वो दौर हुकूमत, तहलका, फरिश्ते, मतलब एक के बाद एक तहलका, हाँ, फिल्में हिट दे रहे थे आप, है ना? और उसके बाद फिर लेकिन एक पीरियड आया जहाँ पर कुछ डाउनफॉल सा था, पिक्चरें चलना बंद हो गई। मैंने 4-5 साल पिक्चरें नहीं की। अच्छा, की नहीं? क्यों? मेरे को स्टूडियो खोलना था, मूवी वर्ल्ड स्टूडियो अपना। मैं अमेरिका, लंदन, टोक्यो, कितनी जगह गया। पैसा ज़्यादा आ गया था क्या? पैसा नहीं आया था, पैसा थोड़ा था। लेकिन मुझे एक यूनिवर्सल स्टूडियो खोलना था। ड्रीम्स इतनी बड़ी। ड्रीम्स बड़ा था। मेरे को FM रेडियो लाना था। अच्छा। मेरे को टेलीविज़न लाना था। तब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 92 की बात है, 93 में तो जी आया था। जी बिल्कुल। तो तब की बात है। तब 91-92 में मैंने ये ड्रीम देखना शुरू किया था, तहलका रिलीज से पहले। फिर उस सब का क्या हुआ? फिर वो मेरे को कहीं से 100 करोड़ का फंड हो रहा था, कोई पनवेल पे कोई 100 एकड़ की ज़मीन हो रही थी। वो सब मैंने 16, 18, 20 लाख रुपया उस वक्त अपने, कोई वो तो होता नहीं था, ज़ेरॉक्स, वो सब जगह जा के सबका पूरा प्रोजेक्ट बनाए। कितने लोगों से मिला, यूनिवर्सिटी गया, अपना पैसा लगाया, अपना पैसा लगा के पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। और मगर वो मेरा जो फंडर था वो फिजल आउट हो गया, वो झूठा निकला। और मेरी ज़िंदगी के 3-4 साल चले गए। और उन 2-3 सालों में मेरे प्रोडक्शन में कई पिक्चरें बनी, इसमें माँ बनी, माँ सुपर हिट हुई। माँ तो मैं बना के गया था, पुलिस वाला गुंडा, जवाब, ऐसे 5-6 फिल्में बनी। वो फिल्मों में बहुत नुकसान होते रहे और थोड़ा सा नुकसान हो गए। तो बदलते हुए देखा फिर आपने बॉलीवुड को? मतलब कहते हैं कि बॉलीवुड में तो बस चढ़ते सूरज को शाहरुख, सलाम होता है। ये सब लोग आ गए स्क्रीन पे। वो 4-5 साल मैंने काम नहीं किया, तब तक ये सब लोग स्ट्रगल करते थे। सब लोग उससे, जब मैं था 92 में, जब उसकी चमत्कार रिलीज़ हो रही थी, मेरी तहलका रिलीज़ हो रही थी, ये सब नए तो 95-96 आने तक ये सब बड़े हो गए, स्टार्स बन गए। तो फिर मैंने गोविंदा के साथ पिक्चर शुरू की, महाराजा। और महाराजा, क्योंकि मेरी तो 7 फिल्में लगातार चली थी, मेरी कोई फिल्म ही नहीं नाकामयाब थी। महाराजा में मैंने बॉम्बे सर्किट लिया एज ए रेम्यूनरेशन, जो शायद गोविंदा के प्राइस से भी ज़्यादा था। वो मुझे बहुत पैसे मिले उसमें। और पर वो पिक्चर चल नहीं पाई उतनी, मतलब नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी पहली पिक्चर थी जो उतना नहीं, जिसमें कामयाबी नहीं मिली, मन खराब हुआ होगा बहुत। और तो लोगों ने बोला कि ये तो पुराने ज़माने के डायरेक्टर हैं, इनका काम ख़त्म हो गया। क्योंकि ऐसा होता है, हमेशा होता है, दुख हुआ होगा। ऐसा हमेशा होता है। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, नुकसान बहुत हो गया था। कोई एक प्रोड्यूसर आया था मेरे को साइन करने, तो मुझे दूसरे दिन 21 लाख का चेक ला रहा था साइनिंग के लिए। तो मैं वेट करता रहा, आया नहीं। 3-4 दिन के बाद उस प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, चलो मेरे साथ खंडाला। मैं खंडाला गया। मेरे मन में सवाल था, ये आया क्यों नहीं लेके पैसे? तो गया, बोले पीते हो? मैंने कहा नहीं, पीता नहीं हूँ, लेकिन आज पीऊँगा आपके साथ, कभी कभी लेता हूँ। एक गया, मुझे पूछना था उससे, बोले आप जो मुझसे पूछना चाहते हो उसी सवाल का जवाब देने आया हूँ आपको, कि मेरा ये देखो ये चेक पड़ा है, आपको देने जा रहा था, आपके नाम का बना हुआ। लेकिन मेरे इंडस्ट्री में 2-3 लोगों से बात की। मैं गोविंदा, मनीषा और नदीम श्रवण के साथ पिक्चर बना रहा था, कहने को दोनों बड़े स्टार थे। बोले कहाँ अनिल शर्मा के साथ आप पिक्चर बनाओगे? वो पुराने ज़माने के डायरेक्टर धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाते थे, क्यों बनाना चाहते हो? वो तो उनका टाइम ख़त्म। और गोविंदा के साथ तो आपने वो महाराजा बनाई अभी रिलीज़ नहीं हुई थी। अच्छा, और ये दूसरी फिल्म थी? ये दूसरी कोई फिल्म थी। हाँ। तो मैंने कहा यार कमाल है, मैं पुराने ज़माने का डायरेक्टर हो गया, कोई धर्मेंद्र के साथ बनाता था। मैं हंस गया। मैंने कहा ये रखो आप, जब नए ज़माने के हो जाएंगे तब करेंगे। बल्कि उस बात ने मुझे बहुत ताकत दी। तो फिर गदर की कहानी आई। जब चैलेंजेस आते हैं तो मैं उसको बहुत आनंद से लेता हूँ। चैलेंजेस और मजबूत करते हैं आपको? मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, क्योंकि कोई निराशा, हताशा नहीं मुझे होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मन से ये कभी लगा ही नहीं कि अंदर से मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं कहने को कि अभी तो लगता है कुछ कहा ही नहीं है। एज ए डायरेक्टर मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं चुका हूँ। मुझे लगता है अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। ये मेरे अंदर का मन है। जब मेरे अंदर का मन है तो मैं निराश कैसे होऊंगा? मुझे तो लगता है अभी तो मेरे पास 10, 20, 25 पिक्चरें हैं जो मैं बना सकता हूँ, जो सुपर हिट हो सकती है। और जो सामने वाले ऐसे जज कर रहे होते हैं उनके लिए क्या भाव आता है? मुझे ये लगता है कि यार इनका अपना क्या बना है। जिस डायरेक्टर ने या जिन लोगों ने मेरे बारे में की थे, मैंने
मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि वो क्या है, पर मैं जानता था कि वो है क्या। उनका कुछ नहीं होने वाला, आज तक कुछ नहीं हुआ। जो जज करते हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हीं के पास आपको जज करने का टाइम है। जिन्होंने किया हुआ है वो आपको, उनके पास टाइम ही नहीं है आपको। हम किसी को जज नहीं करते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसी खरी खरी सुनाते हैं ना, इसीलिए तो लोगों को आप पसंद नहीं आते होंगे। लोग बॉलीवुड के अंदर सब एक दूसरे की वाह जी वाह तारीफें ही सुनना चाहते हैं, और आप क्या बोलते हैं, वो ठेठ देसी आदमी, मतलब जो मन में है अरे वो जो जुबान है ही पर नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ। तुमने जीवन में कुछ पाया नहीं, तुम क्या जज करोगे? ऐसे मुंह पर सुनाई आपने कभी किसी को खरी खरी? अरे मैं क्यों सुना, अच्छा क्यों सुना के अपनी जुबान खराब करूं? नहीं सुना के क्या मतलब, एहसास तो कराना चाहिए ना अरे सामने कुछ वाले नहीं को। होता, एहसास होता है, और लोगों को तो वो ऐसे होते ही नहीं। इंडस्ट्री में 90% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे की नाकामयाबी पे घी के दिए जलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही है इंडस्ट्री, और हमेशा से ही है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है, शायद आप तो ज़्यादा जानती हैं, और मुझे लगता है मीडिया में भी ऐसा ही है, जो दूसरे की नाकामयाबी पे ज़्यादा दिए जलाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सबकी अपनी पिक्चरें हैं, सब अपना सब जगह कमाएंगे, है। सब अपना खाएंगे, पॉलिटिक्स तो में फिर भी तो सबकी अपनी दुनिया है। हाँ। लेकिन आपने भी करते नहीं करते हैं ओके। सबकी ना, और आपके यहाँ भी अपनी दुनिया है, सब करते नहीं करते हैं। पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो कहा जाता है ना कि इतना ज्यादा भाईचारा है, इंडस्ट्री अरे हमेशा एक भाईचारा साथ तो खड़ी सब होती है। भाईचारा जितना भी है, भाईचारा खूब है, बहुत भाईचारा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप सफल हैं तो दूसरा सफल है। और अपनी टीम्स में भी काम करते हैं, वो नेपोटिज्म वाली जो बात कही जाती बिल्कुल टीम तो है ही, और ये एक नेपोटिज्म एक शब्द और इतना खतरनाक आ गया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कौन दुनिया जो है किसी का पुत्र होने से कोई कामयाब नहीं होता, किसी का भाई होने से कोई कामयाब नहीं होता, किसी का असिस्टेंट होने से कोई कामयाब नहीं होता। वहाँ से सिर्फ आपको रास्ते मिलते हैं। रास्ते तो मिल ही जाते हैं, रास्ते तो कोई ना कोई तरीके से बन जाते हैं। आप पुत्र हैं तो भी रास्ता बन जाएगा, नहीं है तो धर्मेंद्र और शाहरुख खान आए तो उनको भी रास्ता बना, तो सलमान खान को भी रास्ता बना पुत्र होने से। पुत्र होने से रास्ता बन सकता है, कामयाबी तो पुत्र होने से नहीं मिलेगी। राकेश रोशन कामयाब थे एज एन एक्टर, मगर कभी इतने कामयाब नहीं थे जितना उनका पुत्र कामयाब हुआ। तो पुत्र में ऐसा नहीं था राकेश रोशन में गुण नहीं, राकेश रोशन में एज ए डायरेक्टर बहुत कामयाब हुए, लेकिन उनका पुत्र एज एन एक्टर और बड़ा कामयाब हुए, उसमें बहुत गुण है। तो पुत्र होने से कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप में गुण होगा। आपको सिर्फ रास्ता मिल सकता है। रास्ता तो कोई भी बनाने की कोशिश करता ही है, मिलता ही है। हमने भी पाया ही था रास्ता, हम भी तो मथुरा से आए थे, रास्ता ढूंढने का अपना रास्ता निकाला और हमने पाया। गदर को अब 25 कोई हम साल बी आर हुए। चोपड़ा साहब से मिलते 5 मिनट के लिए, उससे वो मिलने से तो हमारा रास्ता नहीं बना। हमने जो उनको कहानी सुनाई और 10 मिनट का टाइम दे के उन्होंने 4 घंटे हमें समय दिया, रास्ता उससे बना। बिल्कुल तो रास्ता बना आपके अपनी अकल, आपकी अपनी काम, आपके अपने गुण से। अब जब हम बात कर रहे हैं तो गदर के 25 साल पूरे जी। हुए, है ना, और वो दौर जब वो चेक आपको दिखाकर आपके नाम का वापस लेकर गए थे कि भाई तुम इररिलेवेंट हो गए, तुम आज के दौर के डायरेक्टर नहीं, तुम तो धर्मेंद्र के समय के डायरेक्टर, और उसके बाद फिर आप बनाते हैं गदर। तो ये आइडिया गदर बनाने का क्या अपनी रेलेवेंस प्रूव करने के लिए था? नहीं, कुछ रेलेवेंस तो मुझे किसी के सामने कभी प्रूव करनी नहीं है, आज तक भी नहीं करनी, ना तब करनी। मैं जब कोई ऐसी बात करता है मैं हंस जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरा सत्य मालूम है। जी। मुझे मेरा सत्य मालूम है। आप परेशान तब होंगे मैडम, परेशान आप तब होंगे जब आपको अपना सत्य ना मालूम हो, आपको अपने बारे में गलतफहमी हो कि यार आपको लगता हो आप बहुत कमाल हो और आप कमाल नहीं हो। आपको लगता हो, मुझे नहीं लगता मैं कमाल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता है कि मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं और मैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना सकता हूँ, मुझे इतना मालूम। अपने पर विश्वास है? अपने पे विश्वास है, और मैं बहुत कहानियाँ हैं मेरे पास, मैं बहुत कहानियाँ बना सकता हूँ, इसलिए किसी की कहानी भी नहीं लेता। तो मेरे पास अपना एक वो है, तो इसलिए मुझे जब आप बोलते हो कि आप रिलेवेंट हो या नॉन रिलेवेंट हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है। आपने क्या पाया है, आप हैं कौन जो मेरे बारे में बोल रहे हैं? आपका कोई अचीवमेंट है? जब आपका कोई अचीवमेंट ही नहीं है, आपके बोलने का क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिल जी, आपसे बात करते वैसे लग रहा है कि मन बहुत दुखा है वैसे आपका, इस इंडस्ट्री ने आपको बहुत नहीं, तकलीफ, मेरा मन मतलब नहीं बहुत दुखा। जख्म दिए। नहीं, जख्म कुछ नहीं, मेरे को कोई जख्म नहीं है। लेकिन आज आप मन को कुरेद रही हैं तो वो बातें निकल रही हैं। मैं कभी दुखी नहीं होता, मैं हमेशा आनंदित ही रहता हूँ, और मुझे शूटिंग करने में ही आनंद आता है, कहानी सोचने में ही आनंद आता है। 1 मिनट लगता है
फिर निकल जाता है, लेकिन कुछ नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इतना ही है कि ऑडियंस ने मेरी फिल्म पसंद कर ली, मेरे लिए वही काफ़ी है। आप इतना पिक कर रही हैं और आपकी स्माइल इतना अंदर तक घुस जा रही है, तो मैं बोल दे रहा हूँ। और आप उसमें इतना इमोशन है आपकी आंखों में कि मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल आ रही हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मतलब आपके अंदर शायद ये इतनी बातें हैं जो आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, मैं क्योंकि क्यों करूं? आपने वो सब कुछ सहा है, और वो जिस तरीके से वो नीलकंठ है ना कि वो जहर बस पी लो। नहीं, कुछ सहा भी नहीं है, क्या सहा है? बहुत अच्छा, 45 साल तक हम बैठे हैं आपके सामने, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। नहीं, जैसे गोविंदा का नाम आपने लिया, उनको लेकर, इसके अलावा सलमान खान को लेकर इतनी बातें होती हैं कि अच्छे टर्म्स नहीं रहे, उन लोगों से भी आपको बहुत। नहीं, सलमान खान के साथ बड़े अच्छे टर्म है, बीच में थोड़ा सा हुआ था, वो हो गया था, कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी तो जीवन में थोड़ी बहुत हो ही जाती है, मगर अभी तो बहुत अच्छा। अब मेरी ज़िंदगी में अच्छाई बोलो बुराई बोलो, मेरे रिश्ते किसी से ख़राब नहीं हुए। अगर कुछ दुर्घटना घटी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए घटी है, मैं थोड़ी बहुत देर में खुद ही पैचअप कर लेता हूँ, खुद ही चीज़ें कर लेता हूँ। किस लिए? लड़के क्या करना है किसी से? न फिल्म लाइन की, ना मित्रता पक्की, ना दुश्मनी पक्की। अच्छा, ये बताइए, आप देओल परिवार के लिए लकी हैं या देओल परिवार आपके लिए लकी है? मुझे तो इतना मालूम है, देओल मेरा परिवार है और मैं उनका परिवार हूँ। अब लकी अल्लाह, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक है। गदर कैसे बनी? गदर जब महाराजा मैं कर रहा था, उन्हीं दौरान मुझे एक फिल्म करनी थी। मैं चाहता था कि कोई पिक्चर करूं, रियल पिक्चर करूं। अच्छा, और रियल पिक्चर मतलब? रियल बैकड्रॉप पे। तो मैं पार्टीशन पे सोचता था कि पार्टीशन पे मैं पढ़ता था, बहुत बड़ी त्रासदी थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और लोग कहते थे पार्टीशन पे पिक्चर कभी आज तक चलेगी नहीं, गंद को कौन देखना चाहेगा, दुख को कौन देखना चाहेगा। पर मैं उसमें एक प्रेम कथा क्रिएट करना चाहता था, मेरे मन में चलता था। तो ये सब जब चल रहा था, तो उन्हीं दिनों एक पिक्चर पे हम लोग काम कर रहे थे। उसी पिक्चर के लिए हमको एक सब प्लॉट चाहिए था। तो उस सब प्लॉट में शक्तिमान जी ने मुझे कथा सुनाई बूटा सिंह की। मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ी हुई है कहानी, बस उस कथा से मैं इंस्पायर हो गया। अच्छा, बूटा सिंह की हमको रियल इंसिडेंट से, कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से मैं इंस्पायर हुआ। मैंने कहा सर, बूटा सिंह नहीं बनाते, रामायण बनाते। रामायण हाँ। बोले राम सीता को लेने लंका जा रहे हैं, और लंका पाकिस्तान से बेटर हो नहीं सकती। लव कुश कहते हैं मेरे माँ को लाओ। कथा आ गई फिर से, क्या बात है। तो मैंने कहा इससे बड़ी हिट फिल्म नहीं हो सकती। हाँ, मैं तो माइथोलॉजी ले आता हूँ। क्या बात है। गदर 2 में भी अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में फंस जाए, फंसता है, और उसी वक्त अगर अर्जुन आ जाता तो महाभारत उसी दिन समाप्त होती। मथुरा मैजिक है पिक्चरों के अंदर, है ना, कथाओं वाला। वो तो बचपन में बोला, बचपन में वहाँ सीडिंग हो गई थी मेरे अंदर, और बस शुरू कर दी कहानी। वैसे जो पहले आप पिक्चर बना रहे थे, उसमें शायद दिलीप कुमार वगैरह को आपने दिलीप रोपन कुमार किया था वगैरह ना? सोच रहा था, हाँ। कर रहे थे। दिलीप साहब से बात भी हो गई थी, हाँ। और उन्होंने हाँ भी बोल दिया था। उनके साथ कोई फिल्म नहीं की ना? नहीं, वो बड़ा जीवन का बड़ा अफसोस रह गया, दिलीप साहब के साथ काम नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब वो चलिए, फेवरेट स्टार्स में थे? मेरा सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट एक्टर, मेरे भी और मेरे बेटे के भी, उत्कर्ष की भी सबसे बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार। अभी कोई ऐसा कलाकार है जिसके साथ आप चाहते हैं कि इसके साथ काम नहीं किया, इसके साथ ज़रूर कर लूँ एक बार काम, ऐसा कुछ है? कोई ऐसा कलाकार? अभी ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे सारे कलाकार, दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, राज कपूर। देखो क्या है कि दिलीप कुमार मेरा फ़ैन मूवमेंट है। अब आज के कलाकार मेरे लिए फ़ैन मूवमेंट बन पाए बड़ा मुश्किल है, अब नहीं होता। वो फ़ैन मूवमेंट नहीं बन पाते, क्योंकि वो जिनका मैं फ़ैन हूँ वो बहुत बड़े हैं। अब जो लास्ट में जिनका मैं फ़ैन रह पाता हूँ, उनमें शाहरुख और सलमान ही है, आमिर खान ही है, जिनका मैं फ़ैन मूवमेंट है मेरे पास। इनके साथ सोचते हैं कभी फिल्म करने का? सलमान के साथ तो की है फिल्म, हाँ। और शाहरुख और आमिर के साथ कभी हो गई तो ज़रूर करना चाहूँगा इन दोनों के साथ। अच्छा, तो कैसे मनाया सनी पाजी को फिल्म के लिए? सनी पाजी को वो शूटिंग कर रहे थे ऊटी में। हाँ। मैं गया कहानी सुनाने, तो कहानी सुनाई, 10 मिनट में बोले क्या मैं इसमें उनको भी वही थीम और वन लाइनर? वैसे ही 10 मिनट में बोले इन्वॉल्व हो सकता हूँ, तो मैं हो जाओ। हाँ। फिर रात को आए शूटिंग करके, फिर हम 2-3 घंटे तक वॉक करते रहे। बस उनकी एक ही कंसर्न था
कि आपने कहानी तो बहुत बढ़िया बना दी है शर्मा जी, अब आप उसको उतना रियलिस्टिक ट्रीट कैसे करोगे? वो पुराना ज़माना, पुरानी चीज़ें। तो शर्मा जी ये बताइए, मतलब फर्स्ट चॉइस गदर फिल्म के लिए क्या सनी देओल ही थे? ओनली सनी देओल। ओनली सनी देओल, ऐसा क्यों? कौन करता? सनी के अलावा कौन तारा सिंह करेगा? वो पंजाबी फ्लेवर, और सनी में वो एक ह्यूमर भी है जो लोग नहीं जानते, अपने दोस्तों के साथ में उनका एक ह्यूमर है वो था। अगर सनी नहीं था तो पुराने ज़माने का धर्मेंद्र हो सकता था, वो मेरा गाँव मेरा देश वाला। वो तो थे नहीं, तो सनी हो सकता था, और कोई चॉइस नहीं। जब फिल्म बना रहे थे तब लगा कि ये इतनी बड़ी हिट होगी? हाँ, मैं तो बोला, कहानी सुनते ही मुझे लगा भारत की सबसे बड़ी हिट होगी। ये आपको खुद लग गया था? और जिसको आपने इन्वॉल्व किया उनका क्या रिएक्शन होता था? सबका सेम रिएक्शन था। पिक्चर जब हिट, सुपर हिट होती है, जैसे गदर 2 में, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जी। आप बोलोगे जब आपको लगता है तो फिर बहुत सारी फिल्में आपकी चली क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है ही सवाल आएगा आपके मन में। बिल्कुल आएगा। होता क्या है, आदमी जब फिल्म बनाता है उसको लगता है ये सबसे बड़ी हिट होगी, लेकिन फिल्म बनाते बनाते कई बार राइटर और डायरेक्टर से कुछ फंबल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हर बार तो गदर जैसी बड़ी कहानी मिलेगी नहीं, आपको कोई नंबर 2 कहानी भी मिलेगी। सही बात। मैं कहाँ से लाऊं? गदर 2 लाने में मुझे 20 साल लग गए। बिल्कुल। अब देखो, इत्तेफाक की बात है कि अब मैं जो अगली फिल्म कर रहा हूँ, इत्तेफाक की बात है कि मुझे उस लेवल की कहानी मिल गई जो मुझे 20 साल में गदर मिली थी या गदर 2 मिली थी। वो मेरे हाथ में थोड़ी ईश्वर दे देता है मुझे, जो अगली फिल्म आप बना रहे हैं। हाँ, तो वो भाग्य से मिलती है। तो आपने गदर 1 के बाद मैंने द हीरो बनाई, बहुत अच्छी फिल्म थी, चली भी अच्छी, लेकिन वो गदर 1 जितनी बड़ी कहानी होगी मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन बनाई। अब तुम्हारे हवाले वतन मुझे पूरी उम्मीद थी बहुत बड़ी हिट होगी, पर वो मुझसे फंबल हुआ, मुझसे गलती हुई स्टोरी में। वो मेरी कहानी थी, वो कहानी में मैंने वो मेरी कहानी थी, उस कहानी में मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोनों को साथ में ले आया, वो मुझे नहीं लाना चाहिए था। वो मैं उस वक्त अलग माइंडसेट में था कि यार इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में मिलके क्यों नहीं कर सकते, पर भारत ने ही एक्सेप्ट किया। जजमेंट गलत हो गया आपका? नहीं, मतलब एक मन की भावना थी, मन की भावना थी। ने वैसे नहीं रिसीव किया जिस भावना से आप। मेरी भावना थी कि यार क्यों लड़ाई, क्यों दुश्मनी, क्यों क्या यार, दोनों लोग तो एक से ही हैं दोनों, क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत मिलते थे। गदर 1 के बाद क्या हुआ, जहाँ जहाँ मैं वर्ल्ड में गया वहाँ पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत प्यार से रिसीव किया। लोगों ने मुझसे, मैंने अगर 15,000 फ्रैंक का सामान खरीदा तो पैसे भी नहीं लिए, अगर पाकिस्तानी की दुकान पाकिस्तानियों से भी प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो मुझे लगा यार क्यों लड़ाई की, दोनों को साथ में क्यों नहीं हम काम करा सकते। मगर भारत में नहीं एक्सेप्ट किया, वो मिस्टेक हो गई। वो मेरा अपना तजुर्बा था। वो पाकिस्तान का आम आदमी तो सही है ना, उसको क्या प्रॉब्लम है हमसे, हमको क्या प्रॉब्लम है उससे, वो तो हमको ज़्यादा प्यार करता है। पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में लंदन में आप चले जाओ तो बिना पैसे लिए, पैसे नहीं लेता और कोई इतना बढ़िया खाना खिलाता है, वो पागल कर देता है। और हमारे देश का माहौल ऐसा है, हमारे देश के माहौल में अब व्यक्तिगत तौर पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी 2 मित्र हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमने गदर 1 बनाई, गदर 2 बनाई, हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी आदमी बुरे हैं, या हमने ये नहीं कहा कि इस्लाम बुरा है, हमने ये नहीं कहा मुसलमान बुरा है, हमने कहा कोई व्यक्ति विशेष बुरा है, हमने यही कहा। लेकिन हमारे मन में ये भी ख्याल आया कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिलके एक मिशन को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। वो हमने अब तुम्हारे हवाले वतन में कर दिया। वो भारत की ऑडियंस ने रिसीव नहीं किया, उनको लगा शायद मेरे से नहीं रिसीव किया, गदर का डायरेक्टर ऐसी क्यों बात करे, शायद कोई दूसरा करे उससे कर ले। सही बात है, वो टाइगर वाला जो बना था उसके अंदर तो वो क्लिक कर गया था, उनसे कर ले, हमसे नहीं किया। हाँ। क्योंकि आप एक दुकान पे अगर रबड़ी पसंद है तो वहाँ रबड़ी चाहिए लोगों को, एक दुकान पे गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन हमको वही चाहिए था कि ऐसी की तैसी करे, तो वो नहीं चाहिए था लोगों को। तो इस वजह से कई बार आपके जजमेंट रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपको लगता है वो नहीं चल पाया। सही। अनिल जी, आपने तो अपना रिलेवेंस बनाकर रखा हुआ है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपने अपने 45-46 साल हो गए आपको, इसमें आपने किस तरीके का बदलाव देखा और क्या आपको लगा कि ये गिरावट आई है इस इंडस्ट्री के अंदर? आपका आंकलन? बदलाव तो बहुत देखे मैंने, टेक्नोलॉजिकली की तो बहुत बदलाव देखा, लेकिन आँख जैसे आँख के बीच में नाक होती है वो तो वही रहेगी, नाक के नीचे होंठ होते हैं वो तो वही रहेंगे, कथा कहानी तो वही है, इमोशंस वही है, सिर्फ कहने के तरीके बदले हैं, सिर्फ व्यवहार के तरीके बदले हैं,
प्रेम तो वही हो रहा है, लड़के लड़की के व्यवहार के तरीके बदल गए, रिश्ते बदले हैं थोड़े बहुत, लेकिन माँ माँ ही रहेगी, पिता पिता रहेंगे, बात करने के तरीके बदले, लेकिन गुण मंत्र, गुण इमोशन वही रहेगा कि जब मैं कहता हूँ कि माता पिता के रहते बच्चे को लगता है कि उसके पास सारी ताकत है, और बच्चे को और माता पिता को लगता है कि अगर उसका बच्चा उसके संग है तो माँ के पास सारी ताकत है। और इंडस्ट्री, ये तो फिल्मों की बात हो गई। ये इमोशन कथाओं में यही रहेंगे, कथाओं में इमोशन नहीं बदलेंगे, लेकिन कहानियों में कहानी कहने के तरीके बहुत बदले हैं। अब कहानी कहने के तरीके बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन बेसिक इमोशन वही है। जब आपका वो सब तो बेहतर करने के लिए ना, टेक्नोलॉजी तो अब बेहतर कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत तौर पे रिश्तों को अब उतना गहराई से ले नहीं रहे। आज की डेट में तो हमको माँ से भी कुछ नहीं जानना है, हम चैट जीपीटी से सब जान रहे हैं। आज 5 साल के बाद तो बच्चा कहेगा माँ मुझे कुछ मत सिखा, तू चैट जीपीटी है ना सिखा देगी मुझे। तो वो रिश्तों का वो जो एक धागा है वो थोड़ा चटकता चला जाएगा, तो वो चटकता चला जाएगा। सिनेमा में देखेगा इमोशंस लेस सिनेमा दिखेगा, वो इमोशंस लेस सिनेमा दिखेगा, या इमोशन हम डालने की कोशिश करेंगे। इमोशन डाला नहीं जा सकता, इमोशन होता है या नहीं होता। तो आजकल क्या है, मेकर इमोशन डालने की कोशिश कर रहा है, इमोशन डाला नहीं आया तो कहानी में इमोशन है या नहीं है, डाल कहाँ सकते। तो वो एक खालीपन फिल्मों में दिख रहा है, इमोशनल खाली। और आपने जो अलग अलग दौर देखे हैं, मतलब एक वो VCR VCP वाला दौर, उसने चुनौती दी बड़े पर्दे को, उसके बाद जब वो केबल टीवी आ गया उसकी तरफ से अलग चुनौती आई, ये अब OTT वाला दौर भी चल रहा है। तो ऐसे में दर्शक जो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक डायरेक्टर होता है उसका तो ड्रीम होता है कि थिएटर में आए ऑडियंस पिक्चर देखने के लिए, उसके लिए आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? वो फिल्में बनाओ जो कि लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो और लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो। वो सब्जेक्ट लो जिसमें कि लोगों का आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बड़ा हो। जितना बड़ा आइडेंटिफिकेशन होगा कहानी से, आज माता पिता, कोई आप फिल्म बनाते हैं एनिमल कि भाई पिता के लिए सब कर रहा है तो बड़ा आइडेंटिफिकेशन, कोई आप फिल्म बनाते हैं धुरंधर कि भारत के लिए कुछ कर रहा है तो बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, कोई आप फिल्म बनाते हैं गदर कि बेटे के लिए कुछ कर रहा है तो बड़ा बेटा बाप के लिए जाता है और बाप बेटे के लिए आता है तो बड़ा आइडेंटिफिकेशन। आपको अच्छी लगती है ऐसी एनिमल, धुरंधर जो फिल्मों के आप नाम दे रहे हैं, इस तरीके की फिल्म, इनको लेकर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवर मैचोइज्म दिखता है, बहुत मारकाट, इतना खून क्या होता है, एक सर्टेन सेक्शन को हो सकता ना अच्छी लगे, लेकिन भारत को अच्छी लग रही है, इसीलिए तो इतना बिजनेस मासेस के साथ कनेक्ट कर रही है, भारत को ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर रही है। आपको ये देखना है कि लोगों को क्या, अल्टीमेटली आप सिनेमा बना रहे हैं, लोगों को क्या कनेक्ट कर रहा है। आप एक हल्की फुल्की कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन वो कहानी OTT के लिए हो जाएगी, YouTube के लिए हो जाएगी, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, सिनेमा के लिए नहीं हो सकती। अब बहुत सारी फिल्में आप जो बनाते हैं अच्छी ब्यूटीफुल कहानियाँ हैं और आप सोचते वो थिएटर में चले, थिएटर में आप देखने नहीं जाएंगे, आप उसको OTT पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे। तो मतलब थिएटर के लिए मंत्र लार्जर देन लाइफ है। आपको आप तभी जाएंगे स्टेडियम में जब आपको सूर्यवंशी खेलेगा, आपको हर बॉल पे छक्का चाहिए। आज आपका माइंडसेट ऐसा हो गया, वहाँ चाहिए हर सीन में ताली चाहिए, हर सीन में कुछ ना कुछ चाहिए। अपने जैसी फिल्म OTT पे भी देखी जा सकती है गदर के लिए, लेकिन आपको नहीं, अपने जैसी थिएटर में भी देखी जा सकती है, वहाँ भी हर सीन में ताली पड़ रही है, इमोशन बहुत गहरा है। ओके, इमोशन गहरा हो, हर सीन पे ताली पड़े, हर सीन आपको लार्जर देन लाइफ मिले, वो वही मंत्र है। और देखिए, मतलब जॉनर कोई भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, जॉनर कोई भी हो, लेकिन वो लार्जर। आज देखिए ना कितनी बड़ी हिट हो गई है ऑब्सेशन, कौन से उसमें मार पिटाई हो रही है, देखिए ना आपने 7.5 करोड़ की फिल्म है, 1400 करोड़ कमाया। ऑब्सेशन का नाम सुना ना? सही। क्या है उसमें? 2 घर में बनी हुई फिल्म है, एक रेस्टोरेंट में बनी हुई फिल्म है, क्यों इतनी बड़ी हिट हो गई? वो इमोशनल, वो भी प्रेम कथा ही है। एक प्रेम को ही एक आदमी उसके ऑब्सेशन प्रेम में पढ़ना चाहता है और वो उसका क्लाइंट, तो वो जो प्रेम की कहानी है, कहानी तो प्रेम ही है ना, कौन सी मार पिटाई है, कौन सा धुरंधर नहीं है ना, उसमें गदर है, लेकिन हिट उनसे भी बड़ी है। अनिल शर्मा की फेवरेट मूवी कौन सी है? अनिल शर्मा की अपनी या वर्ल्ड की? कोई भी।
अपनी एक फेवरेट बताइए और एक कोई मेरी तो पहली श्रद्धांजलि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। गदर बहुत पहला पसंद बच्चा है। बड़ा प्यारा होता है। हमेशा था दिल के करीब। गदर है। हाँ। और दूसरों की कोई और फिल्म? और इनफैक्ट मेरी एक अपनी फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, बनवास। अच्छा। जो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। बहुत खूबसूरत फिल्म है, मैंने देखी हाँ, है। वो मेरी बहुत बढ़िया पसंदीदा फिल्म है। जी। और गॉन विद द विंड, कौन विद द विंड। हिंदी फिल्म कोई? मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, ये सब मेरी उस जमाने की बंदनी। फिल्म है। ठीक है। ये सब चलते मेरी फिल्म चलते है अगर बहुत। इस आपको अपने सफ़र को समेटना हो और इस पर अगर कोई फिल्म बनानी हो तो उसका शीर्षक क्या होगा? आप मैं एक अपनी बायोग्राफी का सोच रहा हूँ लिखने की। हाँ। और तो किताब का नाम क्या होगा? मैंने उसको सोचा, किताब का नाम मैं सोच रहा था, ऐसे ही चल रहा था, बाइस्कोप। बाइस्कोप, जहाँ से शुरुआत हुई और जिसने क्योंकि वो जो मैं उसका गीत भी लिख रहा था उस दिन बैठा बैठा कि जहाँ वो चूड़ियाँ वो बाइस्कोप में जब आप देखते हैं तो चलती फिरती टूटी फूटी चूड़ियों से आकृतियाँ बनती हैं। और वहाँ से आकृतियाँ बनते 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 कहाँ तक पहुँच गई। और हमने जब ज़िंदगी में सबसे पहला कुछ देखा था तो बाइस्कोप ही देखा था। तो जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर जाकर अपनी ज़िंदगी की कहानी को मुकम्मल करने की अभी भी एक कोशिश जारी है। ये सफ़र अनवरत जारी है और ये सफ़र कामयाबी का है। हर दौर में हर जनरेशन के ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाकर ख़ुद को रिलेवेंट बनाए रखने की ये एक शानदार जर्नी है। थैंक यू सो मच अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इस पॉडकास्ट में। एक और मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।